ज्वाइंट डायरेक्टर स्टेट बैंक हेड ऑफिस कराची। सर आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज सर, आ रही है। ठीक है, अच्छा सर कंफर्म कीजिएगा सियालकोट चैम्बर से जो जिन मेंबर्स को ज्वाइन करना था वो आ चुके हैं। मैं करता हूँ, बता दीजिएगा। मैं कमेटी का चेयरमैन आया हूँ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। मैं चैम्बर से कौन लीड कर रहे हैं सियालकोट चैम्बर से? जी मैं शफीक बोल रहा हूँ जी। ये अपना मैं चेयरमैन हूँ बैंकिंग कमेटी का, और यहाँ पे मेरे कुलीग भी हैं, लेकिन हमने अपने तमाम जो मेंबरान जिनके प्रॉब्लम ने कहा कि वो ऑनलाइन कनेक्ट हो मीटिंग में, वो डायरेक्ट हो जाएंगे सारे। ठीक है जी। हाँ, जब आप ठीक है, वो लोग ठीक है। आ रहे हैं बीच में तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो हमने ठीक है सर। भी सर्कुलेट किया, बैंक्स को भी कहा होगा। आप देखें बैंक्स में से कोई आता है कि नहीं आता, लेकिन हमारे मेंबर दूर आएंगे। जी जी सर, बैंक से भी लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ जी, लोग आ रहे हैं बैंक से भी। जी ठीक है। ठीक है। और डायरेक्टर ऑटोमेशन है, जो डायरेक्टरेट ऑटोमेशन है रिफॉर्म्स है, वहां से भी ज्वाइन किया हमें अली जैद साहब ने। जी जी। एडिशनल कलेक्टर सियालकोट कलेक्ट्रेट से हो रहे हैं, समरलाल कलेक्ट्रेट से। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला। जी वेरी थैंक्स। जी जी, डायरेक्टरेट ऑफ रिफॉर्म एंड ऑटोमेशन से भी है, वो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करा दें। डायरेक्टरेट ऑफ रिफॉर्म एंड ऑटोमेशन। मैं बोर्ड ऑफ सपोर्ट से हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन की तरफ से मार्शल हुसैन साहब की टीम में होता हूँ। अगर जो हमारे इनके ऊपर है रिबॉक की आईडी के अंदर कस्टम्स क्लेरिंग एजेंट डिक्लेरेशन जिस तरह फाइल करेंगे ई कॉमर्स ट्रेडर्स के लिए, उनके बिहाफ पे वो, और जो बैंकर्स का सेटअप बनना है जिन्होंने आईडी ली है रिबॉक की, तो वो स्क्रीन हम अपनी आप लोगों को दिखा रहे हैं जब आप हम करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सियालकोट चैम्बर से हमें कंफर्मेशन आएगी तो फिर सर हम 1-2 मिनट में सेशन स्टार्ट कर देते हैं। आप प्लीज मेंबर से रिक्वेस्ट करें कि वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि नूरुल्लाह साहब हैं जो सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट के, वो आज इस सेक्शन को जो है ना वो कंडक्ट करेंगे। बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की जो नई गाइडलाइंस स्टेट बैंक ने दी हैं, उस पे वो जो है वो ओवरव्यू और सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें ओवरऑल हमारा जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में बताया जाएगा वो क्या है, और उसमें जो आपको इश्यूज आ रहे हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। इसमें सर कुछ चीजें हैं जो पार्टिसिपेंट्स को जो है ना वो देखनी पड़ेगी सेशन के दौरान। एक तो ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन होगा वो काइंडली आप अपना चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको फिर हम एंड पे एड्रेस कर लेंगे, क्योंकि पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा हैं। अगर सबके हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देंगे तो टाइम नहीं पे हमारा जो है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। और दूसरा प्लीज जो पार्टिसिपेंट जो है वो बात नहीं कर रहे वो अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा, ताकि हमारा सेशन जो है बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो लोग आए हुए हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो। स्टेट बैंक सियालकोट से कौन कौन आए हैं वो प्लीज इंट्रोडक्शन करा दें। मिस सिन्हा आपका नाम मैं देख रहा हूँ, और जो है आपके साथ वो प्लीज आप इंट्रोडक्शन करा दें पार्टिसिपेंट्स को। जी मैडम मीना आपको आवाज आ रही है सियालकोट ऑफिस? ठीक हो गया, ठीक हो गया। 100 की लिमिट। ठीक है सर जी, मेरे ख्याल में काफी मेंबर्स हो गए, मोर देन 60 मेंबर्स हमारे इसको छोड़ चुके हैं, और रेलिवेंट ऑफिशियल कस्टम से और हमारे स्टेट बैंक सियालकोट से भी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो अगर सियालकोट चैम्बर से हमें हम स्टार्ट करें क्या? जी 2 मिनट में आप स्टार्ट ले लें, कोई मसला नहीं है। लोग जिन्होंने बाद में भी ज्वाइन हो करना होगा वो कर लेंगे, आप स्टार्ट कर लें 2 मिनट के अंदर। इसको रिकॉर्ड करना उनको कहने स्टेटमेंट। अच्छा क्या कहना है? तो कहने कि इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर लें स्टेटमेंट पर बाद में लोगों को। जी
इब्रार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मीटिंग को आप रिकॉर्ड भी कर लें ताकि बाद में अगर लोगों को मसला मसाइल हो तो हम उसको रेफर कर सकें उन्हें। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कह रहे थे आप? सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको रिकॉर्ड कर लें ताकि अगर ये आप रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी तो हम वेबसाइट पर लगा देंगे, जिसका फायदा ये होगा कि लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट या हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, उसको देख लेंगे, उसके मुताबिक वो अमल कर लिया करेंगे। सर वो आपको रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन करनी पड़ेगी, अभी रिकॉर्डिंग परमिशन ऑफ है। अच्छा जी, ये इन्होंने कर दिया। आगे तो हो जाएगी ना। वो इसमें कह रहे हैं कि प्लीज आस्क द होस्ट टू गिव यू परमिशन टू रिकॉर्ड। सर वो मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद जो है ना ये हम आज सेशन जो है ना वो शेयर करेंगे। जी ठीक हो गया, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। सर नूरुल्लाह साहब हैं हमारे साथ, चेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, जो हमारा पॉलिसी डिवीजन है उसको हेड कर रहे हैं। और ये जो फ्रेमवर्क है बिजनेस टू कंज्यूमर एक्सपोर्ट का, इस पे वो पूरा ओवरव्यू देंगे आज पार्टिसिपेंट को, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, उसको एड्रेस किया जाएगा। नूरुल्लाह साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, प्लीज आप सेशन को स्टार्ट करें फॉर्मली ताकि हम इसको टाइम पे आप कंक्लूड कर दें। थैंक यू। जी सुल्तान, नूरुल्लाह साहब आए हैं? जी ज्वाइन कर रहे हैं, आप आएंगे ये म्यूट ऑन कर दें। ठीक है। को फायदा होगा, बिजनेस कम्युनिटी का लाल में फायदा होगा कि आप म्यूचुअल निवेश करके तो अपना प्रोडक्ट सेल करें, बजाय से कि आप वहाँ जाके ट्रैवल करें आए जाए, ये वो जहाँ पे बहुत जरूरी होगा वहाँ आप बेटिंग कर देंगे, वरना आप म्यूचुअल उस पर दिखा देंगे, कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। ये मतलब एक आपकी इनडायरेक्ट ट्रेनिंग भी होती है। चलो 7 हो गए। Thank you very much, John. This is Nurullah, Senior Director, Vaccine Policy Department, State Bank of Pakistan. आज की जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्टेट बैंक ने 2-3 मंथ्स बैक एक्सपोर्टर्स को खास तौर पे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्सपोर्टर हैं जो कि टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल कस्टमर जो है अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचना चाहते हैं। तो बेसिक इसके अलावा कॉर्पोरेट नूरुल्लाह साहब आपके म्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोल रहे जी हमारी आवाज सर आप
जी जी बिल्कुल आप जी थैंक यू वेरी मच। तो ऑब्जेक्टिव इस प्रेजेंटेशन के ये है कि जो हमने एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करने के लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल लेवल एक्सपोर्टर टू द कॉर्पोरेट सेक्टर तमाम इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और इसके जरिए जो अपनी प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर है कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ब्राड अपनी नेक्स्ट आइडिया जी सर। तो ये प्रेजेंटेशन के ब्रीफ ओवरव्यू जिसमें लिस्टिंग जो प्रोसेस एक्सपोर्ट का वो क्या है, इसमें B2B एक्सपोर्ट कैसे हो रही है, तो फिर जो करंटली इस फ्रेमवर्क से पहले B2C एक्सपोर्ट थी वो कैसे हो रही है, और फिर उसके बाद हम आपको ब्रीफ शेयर करेंगे कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसकी जो मेन रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन है सैलिएंट फीचर्स है वो क्या है। जी प्लीज। अच्छा करंट जो आप लोगों में से जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके नॉलेज की वजह से जो बिजनेस टू बिजनेस एक्सपोर्ट में पहले बात कर रहा हूँ, बिजनेस टू बिजनेस पाकिस्तान से बिजनेस पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में किसी बिजनेसमैन के लिए एक्सपोर्ट करता है, उसका प्रोसेस क्या है कि आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर्म जो है रिक्वेस्ट भिजवानी पड़ती है थ्रू वीबॉक, वो रिक्वेस्ट बैंक के पास जाती है, बैंक वो ई फॉर्म अप्रूव करता है। के बाद जब एक्सपोर्टर्स अपनी गुड्स जो है शिपमेंट करने के लिए जाते हैं तो गुड डिक्लेरेशन के साथ ई फॉर्म को अटैच करते हैं, और अटैचमेंट के बाद गुड्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो जाती है, उसके अगेंस्ट बैंक टू बैंक आपके पास पेमेंट आती है। उस पेमेंट आने के बाद बैंक जो है वो वीबॉक के अंदर जो आपकी शिपमेंट है उसके लिए बैंक क्रेडिट एडवाइस मार्क करता है और ट्रांजैक्शन इंक्लूड हो जाती है। तो ये इसका B2B का प्रोसेस है। इब्राहिम नेक्स्ट आइए प्लीज। तो जो फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया उस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाने से पहले जो B2C एक्सपोर्ट हो रही थी वो कैसे हो रही थी, वो जो एक्सपोर्टर्स थे वो अपनी जो गुड्स थी वो लॉजिस्टिक या कोरियर को प्रोवाइड करते थे। कोरियर आपकी गुड डिक्लेरेशन फाइल करता था इन द वीबॉक और पाकिस्तान से गुड्स एक्सपोर्ट हो जाती थी, जबकि उसकी पेमेंट की विजिबिलिटी बैंक पर नहीं होती थी, और ये आमतौर पर गुड्स एक्सपोर्ट होती थी या गिफ्ट एक्सपोर्ट हो रही थी या सैंपल एक्सपोर्ट हो रही थी, क्योंकि अगर आप कमर्शियल एक्सपोर्ट के लिए जाते तो वहां पे ई फॉर्म रिक्वायर्ड था, तो वहाँ की इनकम रिक्वायर्ड था, तो इस रिक्वायरमेंट की वजह से जो है जो स्मॉल शिपमेंट की एक्सपोर्टर के लिए डिफिकल्टी थी, उन्हें एक छोटी छोटी शिपमेंट के लिए ई फॉर्म अप्रूव करवाना, ई फॉर्म को प्रोसेस से गुजरना, तो इसलिए ये प्रोसेस एक फॉर्म होने का जिसमें गिफ्ट या सैंपल के तौर पे कोरियर के जरिए शिपमेंट होती थी, बट उसमें जो पेमेंट का पार्ट था उसकी बैंक को विजिबिलिटी नहीं होती थी, और पेमेंट अगर आपके पास बाहर से रेमिटेंस आती थी तो शायद एज ए रेमिटेंस कंसीडर होती थी, लेकिन एज एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं होती। ये इब्राहिम नेक्स्ट आइएगा। अब मुझे रिवाइज्ड B2C जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है इसका एक मॉडल है जो मैं आपके सामने रखा हुआ है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है कि जो एक्सपोर्टर है वो अपनी जो एक्सपोर्टेबल गुड्स है जो उसके पास ऑर्डर थ्रू प्लेटफॉर्म आते हैं, उनकी अगर अपनी वेबसाइट है उसके थ्रू दुनिया भर से कहीं से भी ऑर्डर आते हैं, तो उस ऑर्डर को तैयार करने के बाद जो एक्सपोर्टेबल गुड्स है जिसका ऑर्डर है वो कोरियर कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। कोरियर कंपनी उनके बिहाफ पे डिक्लेरेशन फाइल करती है जैसे पहले भी होता था, लेकिन इस अब जो डिक्लेरेशन फाइल होता है ये प्रॉपर एक हमने स्टेट बैंक में पाकिस्तान कस्टम्स के साथ मिलकर एक वीबॉक के अंदर जो वेब बेस्ड वन कस्टम पाकिस्तान कस्टम का एक सिस्टम है ट्रेड ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसके अंदर हमने एक सेपरेट मॉड्यूल तैयार किया है। उस मॉड्यूल में जाकर इसकी डिक्लेरेशन होती है जहाँ पे आपकी जो भी शिपमेंट है उस पर प्रॉपर डिक्लेरेशन फाइल होता है, और हर शिपमेंट के अगेंस्ट एक यूनिक पेमेंट कंसाइनमेंट नंबर जो है वो सिस्टम इशू करता है। उसके बाद ये जो एक्सपोर्ट है ये फॉरेन बायर के पास चली जाती है, फॉरेन बायर से जब पेमेंट आती है, पेमेंट जब बैंक के पास लैंड करती है तो बैंक ये जो पेमेंट आती है इसको बताया जाए एज एन एक्सपोर्ट ट्रीट करता है, और हमने इसकी कोडिंग भी एज एन एक्सपोर्ट की है कि जब इसकी रिपोर्टिंग करेगा बैंक इसे एज एन एक्सपोर्ट प्रोसीड करने ट्रीट करेगा, और अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्सपोर्ट प्रोसीड के हवाले से बेनिफिट अनाउंस करती है तो उसके लिए एलिजिबल होगा।
इब्राहिम नेक्स्ट आइएगा प्लीज। ये इसके डिटेल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हमने 50% आज के जो अवेयरनेस सेशन है इसमें हमने बैंक्स को भी स्पेशली बुलाया है क्योंकि इस पे बैंक्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरे फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और हम एक्सपोर्टर्स जो है वो उनके लिए जो फ्रेमवर्क बना है तो दोनों से इसमें हम लोग के कोई भी आपकी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह आपको एड्रेस करेंगे। तो उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक्सपोर्टर को एक दफा से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है इन द वेब ऑफ सिस्टम। उसके लिए आपने अपने बैंक के पास जाना है। बैंक आपको एक वो फॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसको आपने फिल करके या वो ऑटोमेटिकली भी आपसे फॉर्म ले सकता है। फॉर्म लेके उसके बाद बैंक रिबॉक पे जाके आपको एज एन ई कॉमर्स एक्सपोर्टर रजिस्टर करेगा। और करेंटली ये जो प्रोसेस है हमने रखा है वन बैंक वन ब्रांच। अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आप किसी एक बैंक के साथ जाके स्टार्ट में इसको शेयर किया तो अभी आप किसी एक कोई भी बैंक अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं उसकी कोई भी सिलेक्टेड ब्रांच है उसके पास जाएंगे और ब्रांच आपको रजिस्टर कर देगी। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है अगर आपको बैंक पीछे बिना अगर आपको बैंक में प्रॉपर सर्विस नहीं देता और आप उसमें नहीं है तो ये रजिस्ट्रेशन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर भी हो सकता है। इसमें जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर का मेथड जो मैंने शुरू में आप लोगों से शेयर किया क्योंकि स्मॉल शिपमेंट होती थी तो हर शिपमेंट के लिए ई फॉर्म का जो अप्रूवल का प्रोसेस था वो टीसीएस का एक्सपोर्टर को सबसे पहले यही शिकायत की थी छोटे शिपमेंट के लिए हर शिपमेंट के लिए फॉर्म कैसे अप्रूव करवाएं। तो इसके जो सबसे बड़ा नीड है कि इस प्रोसेस इस फ्रेमवर्क के थ्रू एक्सपोर्ट होंगी उसके लिए ई फॉर्म की रिक्वायरमेंट हमने खत्म कर। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप यूएस डॉलर 5000 यानी $5,000 तक की शिपमेंट आप कर सकते हैं और ईच कंसाइनमेंट विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ ई फॉर्म। अगर आपकी एक शिपमेंट $5,000 से ज्यादा की है तो फिर आपको तो पहले जो ई फॉर्म का प्रोसेस था उसके थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन अब तो ये विदाउट ई फॉर्म इस प्रोसेस के लिए आप अपनी शिपमेंट कर सकते हैं। आप अपनी शिपमेंट करेंगे शिपमेंट जो है वो आप कोरियर को हैंडओवर करेंगे कोई भी कोरियर जो आपकी मर्जी का जो आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो कोरियर जो है फिर ये शिपमेंट अलोंग विद द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन है जो आपके पास ऑर्डर इंपोर्ट की डिटेल है जो आपकी डिटेल है उस डिक्लेरेशन के साथ ये रिबॉक के अंदर एक फॉर्म गिवन है उसमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वहां पे जाके इंफॉर्मेशन पंच कर देगा तो ये रिबॉक की डिक्लेरेशन हो जाएगा पूरी तरह से। और ये जो एक्सपोर्टर के लिए अंदर ई फॉर्म डिक्लेरेशन फाइल करते थे वो इस प्रोसेस में एक्सपोर्टर के बिहाफ पे कोई कंपनी डिक्लेरेशन फाइल करेगी और हर शिपमेंट के बेस एक यूनिक हाउस पेमेंट नंबर जनरेट होगा ताकि जब कल को हर शिपमेंट के बेस पेमेंट आती है तो बैंक हर शिपमेंट जो आउटस्टैंडिंग है उसके बेस पे मार्क कर सकेगी कि ये शिपमेंट आउटस्टैंडिंग थी और इसके बेस पेमेंट रिसीव होगी। जी ये गुजरात में नेक्स्ट आइएगा। अच्छा इसके लिए हमने जो रिलैक्सेशन के लिए टाइम दिया हुआ है मैक्सिमम 60 डेज टाइम दिया हुआ है। ये हमने ये जो फ्रेमवर्क डिजाइन किया था मैं आपको बता दूं इसमें हमने कुछ एक्सपोर्टर जो थे उनको एज किया था और पूरे कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद डेट रखे हैं। हालांकि इनिशियली हमने ये डेज कम उन्होंने दिए थे क्योंकि ये जो B2C के एक्सपोर्ट इसमें आमतौर पे पेमेंट या तो पहले आ जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप शिपमेंट करते हैं आज भी अगर आप इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ऑर्डर बुक करते हैं अलीबाबा पे तो सबसे पहले आपकी पेमेंट आपसे मांगते हैं। इनिशियली इससे पहले आ जाती लेकिन कुछ एक्सपोर्टर ने कहा कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कुछ दिन के लिए 8-10 दिन के लिए अपने पास पेमेंट होल्ड करते हैं उसके बाद जब 6-7 दिन का 8 दिन का वैलिडिटी पीरियड लैप हो जाता है उसके बाद पेमेंट रिलीज करते हैं। लेकिन हमने फैसिलिटेट करने के लिए इसमें एक्सटेंडेड टाइम 60 डेज का टाइम दिया हुआ है कि 60 डेज के अंदर आपकी आ जानी चाहिए पेमेंट। अच्छा जैसे मैंने रिकॉन्सिलिएशन का आपको बताया था क्योंकि इसमें ये इंडिविजुअल चीजें जारी होती है तो इसमें डिफरेंट पेमेंट के मोड हो सकते हैं। आपका जो इंडिविजुअल कस्टमर है बाहर बैठे जिसको आपने शिपमेंट की हो सकता है आपको अपनी क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से पेमेंट करा होगा या वो किसी प्लेटफॉर्म से लेता है फॉर एग्जांपल हो सकता है प्लेटफॉर्म पेमेंट रिसीव करता है एग्रीगेटर है या वो शिपमेंट $5,000 की बड़ी पेमेंट की पॉसिबिलिटी है कि जो कस्टमर है आपको डायरेक्ट के थ्रू भिजवा सकता है। इसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि जो आपकी पेमेंट है वो किसी भी चैनल पे आप रिसीव कर सकते हैं। रिस्पांसिबिलिटी इसमें एक्सपोर्टर की होगी कि जो पेमेंट आती है तो एक्सपोर्टर
इज द पर्सन जिसे कि पता है कि ये किस शिपमेंट की पेमेंट आई है। तो ये एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जिस बैंक के साथ आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिस बैंक के साथ आपका अकाउंट है, उस अकाउंट में पैसे तो गिरते जाएंगे, लेकिन जाहिर है बैंक अभी तक इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। इनिशियल सवाल वो जो उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की है, तो बैंक को भी पता होता है कि पेमेंट किस किस शिपमेंट की है। तो ये एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे आपको इसको नजर आ रहा है कि सबमिशन ऑफ मंथली रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बाय एक्सपोर्टर है। ये हर एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एंड ऑफ मंथ आप जितनी भी आपकी पेमेंट आई है और सब्सिक्वेंट मंथ में बाय 5th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ आप जाके एक्सपोर्टर को हमने फॉर्मेट इस पे दिया हुआ, उस फॉर्मेट के ऊपर जो जो आपकी पेमेंट आई है वो आप उसकी विजिबिलिटी देंगे बैंक को। अच्छा, बैंक उस फॉर्मेट की बेस पे जाके दोबारा बिग ऑफ में जहाँ से आपकी शिपमेंट गई थी वहां पे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी हर शिपमेंट के बेसिक यूनिक पेमेंट कंसाइनमेंट नंबर आएगा, तो वो पेमेंट की डिटेल बैंक को प्रोवाइड करेंगे। बैंक उस डिटेल की बेसिस पे बिग ऑफ पे जाके आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग शिपमेंट है उसको सेटलमेंट मार्क करता जाएगा। इसका मतलब होगा कि बैंक ये कंफर्म करेगा कि सिस्टम के अंदर ये पेमेंट एक्सपोर्ट के बेस आ चुकी है। तो ये उसका प्रोसेस होगा। सेटलमेंट के लिए हमने जो मल्टीपल ऑप्शन रखी है कि बैंक के पार्ट पे कि बैंक इसको अगर आपकी शिपमेंट के बेस 100% रियलाइजेशन आती है तो 100% रियलाइजेशन मार्क करेगा, अगर आपको 10% डिस्काउंट आती है तो वो मार्क करेगा। तो ये 3-4 ऑप्शन हमने एडवांस पेमेंट है, एडवांस पेमेंट फिर सेटलमेंट है तो वो मार्क करेगा। तो बैंक के लिए जो विभाग के अंदर शिपमेंट की पेमेंट मार्क करेगा तो हमने 5 मोड अवेलेबल किए, उसमें से कोई भी रैंडम मोड का पेमेंट के लिए सिलेक्ट करके पेमेंट से सेटलमेंट मार्क करेगा। जी ब्रदर आगे आइए। अच्छा, इसमें हमने एक सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म रखा हुआ है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं आती है तो बैंक क्या करेगा, नेचुरली जब आपकी पोस्ट जाती है तो उसके बेस पेमेंट भी आनी चाहिए। तो उसमें हमने एक प्रोसेस ये रखा हुआ है कि अगर आपकी जैसे शिपमेंट आपने दी, मेरी आवाज आ रही है ऑडिबल, मुझे ये कुछ कस्टमर की आ रही है जी आवाज आ रही है आपको? जी सर, क्लियर आ रही है आवाज, क्लियर आवाज जी जी मेरे से जिनको शायद कम आ रही है वो अपना हेडफोन प्लीज चेक कर ले, क्योंकि बाकी ऑडियंस तो आ रही है। इसमें हमने कंट्रोल का प्रोसेस ये रखा है, जैसे आपकी कोरियर को आपने शिपमेंट दी, शिपमेंट आपने कर दी, अब सिस्टम के अंदर आपकी शिपमेंट होगी और शिपमेंट के बेस आपकी पेमेंट है वो आउटस्टैंडिंग आती है। जब तक आप बैंक को डिटेल नहीं देंगे सेटल करेंगे, इसलिए हमने इसके लिए 60 डेज का टाइम दिया है। अगर 60 डेज तक आपकी जो शिपमेंट आउटस्टैंडिंग रहती है या वो सेटल नहीं होती है और आपकी जो इस तरह की शिपमेंट है जो अनसेटल रहती है फॉर 60 डेज, उसका एग्रीगेट वॉल्यूम जो है $20,000 से बढ़ जाता है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आपकी $20,000 की ऐसी आउटस्टैंडिंग शिपमेंट है जो कि ओवरड्यू होगी फॉर 60 डेज, यानी 60 डेज से ज्यादा उनका टाइम हो गया, एक्सपोर्ट किए हुए उसकी पेमेंट नहीं आई, तो इस सूरत में बैंक क्या कर सकता है, बैंक आपका जो स्टेटस है जो आप रजिस्टर हुए हैं रिबॉक एज ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर उसको सस्पेंड कर देगा टेम्परेरी टिल द टाइम कि जो आपका आउटस्टैंडिंग जो $20,000 है वो पेमेंट से कम नहीं आ जाता, यानी जो आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट है उसको आप सेटल नहीं करवा लेते। तो जब आप उसे सेटल करवा देंगे और आपका आउटस्टैंडिंग जो वॉल्यूम है $20,000 से नीचे आ जाएगा तो आपका स्टेटस दोबारा एक्टिव आ जाएगा। और अगर आपकी कोई, ये तो मैंने आपको बताया था कि वो वाली शिपमेंट है जो इन एग्रीगेट $20,000 से ऊपर जाएगी बियॉन्ड 60 डेज को सस्पेंड होगा। लेकिन इसके अलावा एक ओवरव्यू का जो नॉर्मल एक्सपोर्ट का फ्रेमवर्क है उसमें अगर आपकी कोई सिंगल शिपमेंट है फॉर एग्जांपल, वो भी अगर 90 दिन से ज्यादा जाती है ओवरड्यू, कोई आपने $3,000 की एक सिंगल शिपमेंट आपने की है और 3 महीने हो गए स्टिल उसकी पेमेंट नहीं आई, सेटल नहीं होती, तो वो फिर ओवरड्यू के तौर पे रिपोर्ट हो गए। जैसे नॉर्मल ओवरव्यू का प्रोसेस उस पे रिपोर्ट होती है, उसके ऊपर जो है फॉरेन एक्सचेंज जो एप्लीकेशन डिपार्टमेंट है फिर उसका प्रोसेस इनिशिएट होता है। जी नेक्स्ट आइएगा। ये हमारा एक फ्रेमवर्क है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसकी जो बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है फॉर द एक्सपोर्टर के लिए कि पेपरलेस सिस्टम में आपको यूनिफॉर्म नहीं देना, आपको डॉक्यूमेंटेशन की जैसे नॉर्मल एक्सपोर्ट के लिए वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ती, सिस्टम के थ्रू इसकी सेटलमेंट होती है।
हमने ये भी इसको लिबर्टी दी है कि जैसे एक्सपोर्टर ने अपनी इंफॉर्मेशन जो बैंक को देनी है वो फिजिकली एक्सेल शीट में ईमेल दे सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली अगर उनका कोई अरेंजमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिकली जो डॉक्यूमेंट उन्होंने देने हैं बैंक को इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं। और जो सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये जो आपकी प्रोसीड जाएगी ये एज एन एक्सपोर्ट डिक्लाइज होगी, तो कंट्री की एक्सपोर्ट है उसको भी पार बनेगी, वो आपके लिए भी प्रॉपर एक्सपोर्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज होंगी। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी बेनिफिट देती है एक्सपोर्ट को तो आप इसके ऊपर एलिजिबल होंगे और इसको प्रॉपर उसके जो रेमिटेंसेज है वो रिकॉर्डेड होंगी और एमआईएस रिपोर्ट भी इसके ऊपर प्रॉपर जनरेट होगी, जिससे बैंक को भी पता चलेगा, जिससे गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि ये हमारी प्रोसीड है, ये सेटल है। Therefore, from my side, next I will request कि ये हमने एक के पास जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था। अब हम आपको रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान कस्टम के जो हमारे नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं वो आपको पूरा एक रिव्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इनिशियली रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, उसके बाद कोई उसके डिक्लेरेशन कैसे करेगा, वो आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एंड टू एंड पूरा प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। पाकिस्तान कस्टम हो गया। हर्षद साहब आपको आवाज आ रही है? डायरेक्टरेट ऑफ रिफॉर्म एंड ऑटोमेशन से हर्षद साहब। आवाज आ रही है, मैं सभी बात कर रहा हूँ, हर्षद साहब अभी नहीं है अवेलेबल मीटिंग की लाइन थी, तो मैं आपको पूरी अभी स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ जिससे मैं सबसे पहले लॉग इन करूंगा एज अ बैंकर ब्रांच ऑफिसर की यूजर से कि ई कॉमर्स जो यूजर होंगे वो अपने एनटीएस के साथ किस तरह रजिस्टर्ड हो सकते हैं रेलेवेंट ब्रांचेस में, और फिर उसके बाद जो कोरियर की डिक्लेरेशन फाइल करते हैं एक्सपोर्ट का अपनी रिबॉक की आईडी के थ्रू वो किस तरह फाइल करते हैं, तो वो इस स्क्रीन में आपके साथ शेयर करेंगे। काइंडली अगर आप ये स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दीजिए मुझे, तो मैं अपनी जो रिबॉक के टेस्ट यूजर आईडी की स्क्रीन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है समीर साहब, मैंने आपको होस्ट बना दिया, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपने एंड से। ये स्क्रीन आपको सबको विजिबल हो रही है? काइंडली कंफर्म कर दीजिए। जी बिल्कुल विजिबल है। अभी जो आप बैंक साइड से लोग हैं फॉर्मी एंड आईडी इश्यूएंस अथॉरिटी के यूजर कोड से मैं टेस्ट अपनी आईडी के साथ लॉगिन करूंगा। ये स्टैंडर्ड स्क्रीन है, अभी आप लोगों के पास अगर आती है कराओ आप लोगों ने ई कॉमर्स ट्रेड का एक लेफ्ट साइड पे मेन्यू आएगा आपके पास। ई कॉमर्स ट्रेड के मेन्यू में जाके हम जो इंडिविजुअल्स हैं एज ई कॉमर्स ट्रेडर्स रजिस्टर्ड होना चाहते हैं उनको भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और फर्दर उसके बाद जब उनकी कंसाइनमेंट्स हो जाएंगी उसकी रियलाइजेशन क्लिक करने के लिए वो ऑप्शन भी इसी मेन्यू के अंदर आ रहा है ई कॉमर्स ट्रेड। जो बैंकर्स की आईडी इशू हुई है पूरे पाकिस्तान में ऑथराइज्ड ब्रांचेस के लिए नोकॉप की, उसमें आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले जो मेन्यू है रजिस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रेडर्स लिस्ट, कि कोई अगर आपके पास कांटेक्ट करता है रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ ई कॉमर्स ट्रेडर्स कि वो फिर आपसे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने एनटीएन को बतौर आइडेंटिटी नंबर करवा के जो रेलेवेंट कोरियर कंपनीज हैं जिन्होंने नोकॉप की यूजर आईडी इशू क्रिएट करवाई है अपनी, उनके बिहाफ पे अपनी कंसाइनमेंट उनके थ्रू पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। सबसे पहले सिंपल
रजिस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रेडर्स इस मेन्यू में आ जाते हैं। जो ट्रेडर्स आप ऐड कर चुके होंगे वो नीचे नजर आना आपको शुरू हो चुके होंगे अपने स्टेटस के साथ। जो सबसे पहला कोई नया यूजर आप क्रिएट करना चाहें तो बटन आ रहा है ऐड ई कॉमर्स एक्सपोर्टर सर, इस बटन को क्लिक करें। अब ये मैं टेस्ट ब्रांच के तौर पे ऐड हुआ हूँ, तो जो बैंक है जो ब्रांच सिस्टम में अपडेट हुई है वो मेरे पास शो होगी। इस तरह आप जिस ब्रांच और बैंक एड्रेस से आईडी क्रिएट हुई होगी वो आप बैंक को शो करेगा। बैंक का प्रोसेस है, बैंक करेगा। यहाँ पे उसके बाद सबसे पहली फील्ड है एनटीएन, टाइप कर देता हूँ। एनटीएन टाइप करके आप वैलिडेट करेंगे एज अ ब्रांच ऑफिसर। तो जो एसबीआई में इस एनटीएन के ऊपर डिटेल पड़ी हुई होगी वो सारी उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, एसबीआई। इसके बाद ब्लैंक फील्ड से यहाँ पे आप एक्सपोर्टर नेम कर दें, उनका मोबाइल फोन नंबर जो भी हो। ऑफिस का फोन नंबर सपोज करें। ये डिस्प्ले है ऐसे एड्रेस, उसके बाद उनका आईडी नंबर, ये भी एक सबक निकल सकती है। हाँ, लोगों को कराने की। लेकिन ये वाला जो मॉड्यूल है तो बैंक के पास होगा ना? ये तो बैंक के पास ही है, लेकिन सब्जी का फर्नीचर सपोज वो करते हैं और जो जनरल आइटम्स है चाहे तो वो आप यहाँ पे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप ऐड कर उनके पास आपकी सब दो मिनट ट्रेड है। जनरल ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस कर दें। ई कॉमर्स वेबसाइट कोई एड्रेस है, फेसबुक का पेज लिंक के थ्रू करते हैं। किसी वेबसाइट के ऊपर कोई उनका लिंक है, कोई स्टोर बना हुआ है तो वो उस एड्रेस को यहाँ पे वो टाइप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने रिमार्क्स लिख देता हूँ एज अ ब्रांच ऑफिसर और इस पेज को मैं सबमिट कर दूँ। सक्सेसफुली एडिट भी मेरे पास लिखा हुआ आ गया। लिस्ट में जाके मैं अपने एंट्री नंबर से चाहूँ तो सर्च कर सकता हूँ, एक्सपोर्टर नेम से या उनके आईडी नंबर से। ये मेरे पास यूजर एक ऐड हो गया और उसका जो इनिशियल स्टेटस होगा जो ऐड होगा तो एक्टिव है। व्यू करना चाहूँ तो ये व्यू का एक बटन आ रहा है। सर आपने कहना ज्यादा वो बैंकर्स का तो ये बैंकर्स का एडिट करना चाहूँ अगर जिस तरह वो डिस्क्रिप्शन में बात हो रही थी एड्रेस वगैरह चेंज करना है या स्टेटस एक्सेस सस्पेंडेड कैंसिल करना है वो आप यहाँ पे स्टेटस सेट करके अपडेट करना है। अच्छा जो खासतौर पे ट्रेड के लोग बैठे हैं, अगर सपोज आप बैंक में जाते हैं और एंट्री डिटेल बिजनेस डिटेल वगैरह वैलिडेट होके तो ये बैलेंस चेक करने का ऑनलाइन वेरिफिकेशन है या वेबसाइट पे यहाँ पे आप बिजनेस डिटेल्स वगैरह सब अपडेट करनी है। उनको अप्रोच करने से पहले ये जरूर चेक करिएगा कि यहाँ पे रियल टाइम सिस्टम क्लिक करके आ रहा होगा। अगर वहाँ पे मिसिंग होगी तो प्रॉब्ली बैंक के पास भी वो डाटा फैच नहीं हो रहा है। ये इंक्वायरी का लिंक है और इसमें भी खास तौर पे जो नीचे की डिटेल होती है, जो बॉक्सेस में डिटेल लिखी हुई आ रही है, बिजनेस ऑब्लिक ब्रांच में एंड बिजनेस ऑब्लिक ब्रांच एड्रेस, ये इंफॉर्मेशन जरूरी आ रही है। अगर नहीं है तो इसको अपडेट करने फिर अपने ब्रांच में कॉन्टेक्ट करें, रजिस्ट्रेशन करानी है। अच्छा ये यूजर हमारा क्रिएट हो गया। अब इस एंटीएन के ऊपर
जब भी कोई सपोज आप लोगों को ऑर्डर मिलता है, आपने ब्रांच में अपनी प्रोफाइल अपडेट करवा ली है ई कॉमर्स ट्रेड, और अब आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके तहत कुरियर कंपनी को रिव्यू करते हैं, शिपिंग लाइन वगैरह आपको हाउस रेलवे इशू करती है, उसके अगेंस्ट में आप डिक्लेरेशन फाइल करनी है। इसमें जो कुरियर कंपनी के लोग हैं उनके पास एक जस्ट थोड़ी सी एडिशन होगी, क्योंकि जिसकी तो अभी फाइल हो रही है एक्सपोर्ट कुरियर की, उसमें एक इंफॉर्मेशन सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैं अच्छा अभी हम दोबारा से आएंगे ब्रांच की लीगल के ऊपर कि जो रिलैक्सेशन वगैरह की मीटिंग होनी है कंसाइनमेंट होने के बाद वो किस तरह करेंगे। एक फ्लो में चलते हैं। मेरी आईडी क्रिएट हो गई एज अ ई कॉमर्स ट्रेडर, अपना मैंने पार्सल लेबल कर लिया, कंसाइनमेंट मैंने लेबल कर लिया, कुरियर कंपनी के हवाले करता हूँ। तो कुरियर कंपनी डिक्लेरेशन गुड्स डिक्लेरेशन सिस्टम्स को किस तरह फाइल कर देगी होगी, जो उसमें चेंज आया हम वो चेक कर लेंगे। कुरियर कंपनी वाले आरटीटी फाइल करते हैं। अगर उस साइट के लोग हैं हमारे साथ तो अभी भी वो एक्सपोर्ट डीडी टैग सेलेक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ कुरियर, और सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मेन जो पार्सल है ये पाकिस्तान से बाहर किसके पास जा रहा है, मास्टर डीएल नंबर वगैरह की डिटेल, कोर्स ऑफ शिपमेंट, ये सारी चीजें, ट्रेड लाइन, टोटल कंसाइनमेंट का वेट जो है वो कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल अप करते हैं। शेड लोकेशन वगैरह के पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट है तो कौन से शेड के थ्रू प्रोसेस होती है ये चीज आगे जाएगी, जीडीसी सेव करते हैं, और उसके बाद ऐड आइटम का बटन है, आइटम ऐड करते हैं। सपोज ये मैं बीडी डिक्लेरेशन फाइल के दौरान वो एक स्टैंडर्ड है, एसएस कोड आप देते हैं, कोई भी एसएस कोड देते हैं, शूज का हो, इलेक्ट्रिक मोटर्स का हो, किसी भी चीज का हो, डिक्लेयर डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी क्वांटिटी देते हैं, और उसकी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। सपोज मैं इसको इनिशियल जो एक्सपोर्ट का आइटम होता है वो इंफॉर्मेशन टाइप करके सेव करता है, तो ये कंपनी का यूजर है। और अगेन उसके बाद ये यहाँ पे और ऑप्शन पर आ रहा होता है एक्सपोर्ट ऑफ कुरियर आइटम इंफॉर्मेशन। ये जो आइटम है ये पाकिस्तान से बाहर किसको शिप होना है, कहाँ जाना है। यहाँ पे जो अभी इनिशियली डिस्कस कर रहे थे सर, कंफर्म कर रहे थे कि एक यूनिक हाउस एयरवे बिल के ऊपर एक आपकी कंसाइनमेंट जा सकती है अप टू $500 या इक्विवेलेंट दूसरी करेंसी में। तो यहाँ पे जो हाउस एयरवे बिल आपने बुकिंग कराई होगी एयरलाइन वगैरह के थ्रू, वो हाउस एयरवे बिल नंबर आ जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है पार्सल कैटेगरी में, जो चेंज आया है सैंपल विद डॉक्यूमेंट पहले से थे, एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है जब से मौजूदा ऑनलाइन सिस्टम में ई कॉमर्स का। जो कुरियर कंपनी अगर लोग हैं हमारे साथ तो चेक कर रहे होंगे तो ये उनको ऑप्शन नजर आना शुरू हो गया काफी टाइम से ई कॉमर्स। कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है बुकिंग करा के कि जो ई कॉमर्स के तहत रजिस्टर्ड हो चुका है बैंक ब्रांच में, मखसूस रजिस्टर्ड बैंक की तरफ से ऑथराइज है, और उसने अपना एक सेटअप वहाँ पे क्रिएट करवा लिया, और जब आप उसका पार्सल फीड कर रहे हैं इनबॉक्स सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे लाजमी है कि पार्सल कैटेगरी में आप उसको ई कॉमर्स सेलेक्ट करें। जब ई कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम आइटम एक्सपोर्ट टाइप में ही ऑनलाइन सेल परचेज लॉक कर देगा। सपोज उसको लॉग में कर लूँ तो ये ओपन हो जाती है नॉन कमर्शियल है कमर्शियल, लेकिन जब ई कॉमर्स सेलेक्ट करूंगा तो ऑनलाइन सेल परचेज एंगेज पे लॉक हो जाएगा। जो इस हाउस एयरवे बिल की जो स्टेट है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, हो सकता है कंसाइनमेंट में मैं 8-10 लोगों को हाउस एयरवे बिल डिक्लेयर कर रहा हूँ आइटम वाइज। तो जो फिलहाल इस वाले हाउस एयरवे बिल का ग्रॉस रेट वो इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, रेट का जो यूनिट है वो केजी है वो मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद अच्छा क्योंकि मैंने ई कॉमर्स पार्सल कैटेगरी सिलेक्ट करी है तो आइडेंटिटी टाइप में भी एनटीएम नंबर मेरा लॉग हुआ है।
सपोज में CNIC पे ई कॉमर्स ट्रेड को प्रोसेस नहीं कर सकता एज अ कुरियर कंपनी यूजर विवॉक सिस्टम में CNIC पे नहीं कर सकता, किसी और नंबर पे नहीं कर सकता। सिस्टम से लाजमी ई कॉमर्स अगर मैं पार्सल कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा तो आइडेंटिटी नंबर में NPN नंबर। अच्छा, इस NPN नंबर के ऊपर अगर मैं बैंक ब्रांच में रजिस्टर्ड हूँगा तो ही मैं आगे को प्रोसेसिंग कर सकूंगा ऑनलाइन। तो वो NPN नंबर जिसका आपने सेटअप बनवाया ब्रांच में ई कॉमर्स ट्रेड, वही NPN आप उनको प्रोवाइड करिए डॉक्यूमेंट्स में, जिसको वो यूज करते हुए आपके इस पार्सल की इंफॉर्मेशन DD के अंदर डिक्लेरेशन के अंदर क्लिक करना है। जो आपका NPN में इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है वहां से ये इंफॉर्मेशन ऊपर आ गई है, कंसाइनिंग नेम, कंसाइनिंग एड्रेस, कंसाइनिंग कंट्री, कंसाइनिंग सब कंट्री डिवीजन वगैरह, कंसाइनिंग सिटी अभी भी इंफॉर्मेशन सेट करते हैं, कंसाइनिंग सिटी योर हाउस नंबर, कंसाइनिंग पोस्टल कोड, सारी इंफॉर्मेशन के बाद जो और नई चीज आई है वो है रिपेयर रिप्लेसमेंट रिटर्न क्वालिटी रिजेक्टेड गुड्स। अगर तो ये आपकी नॉर्मल शिपमेंट जा रही है एक्सपोर्ट की जिसमें रेमिटेंसेस पाकिस्तान आएंगी तो कुरियर कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है कि इस लिस्ट में से कुछ भी ना सिलेक्ट करें, या अगर कुरियर कंपनी वाले हैं हमारे साथ तो वो इसमें से कुछ भी ना सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आपका जो क्लाइंट है वो आपको बोलता है कि ये आई थी रिपेयर करके वापस मैं भेज रहा हूँ उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे भेज रहा हूँ, रिटर्न क्वालिटी रिजेक्टेड गुड्स हो गई थी उसके अगेंस्ट में भेज रहा हूँ, तो आप फिर ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल आपकी कैश की एक्सपोर्ट है, इसके ऊपर रेमिटेंस पाकिस्तान आ रही है। ये इंफॉर्मेशन आप सिलेक्ट करके एज अ कुरियर कंपनी मोबाइल यूजर में इंफॉर्मेशन को सेव कर देते हैं। चलिए गांधी केस में पीछे मैंने आइटम सेव करने से पहले वैल्यू बढ़ा दी थी खुद ही, तो ये चेक की नजर देखना है कुरियर कंपनी अगर किसी को ये एरर आ रहा हो तो इमीडिएटली बुक ना करें अगर उसकी अपने तौर पर एस्टिमेट करना है $500 से ज्यादा, क्योंकि एक हाउस एयरवे के ऊपर जो बुकिंग हो रही है इस कार्गो की उसकी टोटल वैल्यू $500 से ज्यादा नहीं हो सकती पार्सल कैटेगरी ई कॉमर्स के अंदर। इस सिस्टम में चेक करो। समीर सर $5,000 $5,000 जी सर $5,000। कस्टमर इन्फॉर्मेशन सारी करना पड़ेगी, कस्टमर इन्फॉर्मेशन सारी यूज करनी पड़ेगी। जी जी। तो अभी जिस तरह ट्रांजेक्शन जब हो जाएगा ना बात जो है ना आपको तो स्पेसिफिक नंबर से खुद ब खुद फिल हो जाए। ई कॉमर्स के अंदर जो है ना कस्टमर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी सर, जो आगे वाला उसकी तो देनी पड़ेगी, आपकी आ जाएगी उसकी देनी पड़ेगी। आपकी तो वन टाइम लेकिन अगर वो ऑलरेडी किया होगा तो वो आसानी से हो जाएगी ना, जब आपका उस पहले हाथ डालेंगे वो ओपन आ जाए, बीच में आ जाए तीन चीजें सामने। पहले बैंक का प्रोसेस आएगा, अभी कोरियर का चल रहा है। ये कोरियर वाले करेंगे सही से लिस्ट मांगिएगा कौन से कोरियर इस प्रोसेस से वेल वर्क नहीं है किसी को नहीं पता और बैंक में भी नहीं पता। तो वो भी बढ़िया तो बात करते तो ना वो कर लेंगे, किस भी ले लेंगे बल्कि इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई ऑफिशियली इशू करवा देंगे। ईमेल्स आई हैं बैंक की तरफ से स्टैंडर्ड चल रही थी, तो इवन के उनके अपने एम्प्लॉइज को भी नहीं बताती किसी की वो है एफएक्स पोर्टल का और रजिस्ट्रेशन करवाओ उसके ऊपर, वो पता नहीं ये 5000 वाला सीन है या क्या है, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट वो चीज है। वो अगर आपने कोई स्पेशल अप्रूवल रीपेमेंट्स करने की या कोई ऐसे तो उसके लिए पोर्टल वो लगा पोर्टल उसके लिए है आपने किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम आ गया ना सिस्टम के अंदर, इसकी परमिशन स्टैंडर्ड से नहीं देंगे आपको, वो उसके लिए वो स्पेसिफिक लगा पोर्टल उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, वो आप भी डिस्प्ले हो जाए उसका हमारा कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा नॉर्मल एक्सपोर्ट में। नहीं
वो तो कोई चीज है, वो सिस्टम, वो जिसका सिस्टम का तो मसला आ गया, कैसे ऐसे आइटम इन्फॉर्मेशन अपडेट जब हो जाए सारे टैक्स के साथ, जस्ट जिस तरह अभी आप लोग डीडी सबमिट करते हैं तो कोरियर की यूजर विल के अंदर सेव करें तो उसको सबमिट करने के लिए आपको सबमिट हो जाएगी, कस्टम का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गए। एयरलाइन स्टाफ जब इसकी एमआरपी कर देगा कि डीडी का स्टेटस वंस कंसाइनमेंट हो जाएगा तो फिर वो जो ई कॉमर्स का आपने सेटअप बनवाया था अपने बैंक ब्रांच में एज अ ई कॉमर्स ट्रेड, तो आपके एनपीएन के अगेंस्ट में वो गुड्स डिक्लेरेशन बैंक ब्रांच ऑफिसर को विजिबल होना चाहिए कि हाँ जी ये ओवरड्यू है और इसके अगेंस्ट में पेमेंट आनी है, कौन सी ड्यूटी नंबर लगेगी, किस हाउस रेट के अगेंस्ट में गई है, वो डिटेल नजर आना चाहिए। तो उसके लिए वही ई कॉमर्स ट्रेड मेन्यू में हम आएंगे एज अ ब्रांच, यानी कि पहले हमने सेटअप बनवाया, उसके ऊपर डीडी फाइलिंग देखी, जो उसमें इमीडिएटली ई कॉमर्स ट्रेड के तहत एनपीएन के अगेंस्ट में एज अ कोरियर कंपनी में कंसाइनमेंट कर सकता हूँ। जब वो कंसाइनमेंट हो जाएगी तो जब आप अपनी ब्रांच को अप्रोच करेंगे तो ब्रांच अगेन फिर ई कॉमर्स ट्रेड में ऑफिसर लॉग इन करके अपनी आईडी में ई कॉमर्स ट्रेड में आएंगे, रियलाइजेशन अगेंस्ट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट शिपमेंट दूसरे जो ब्रांच की रियलाइजेशन मेन्यू है वहाँ पे ई कॉमर्स में आगे सब मेन्यू सेकंड में जो आ रहा है रियलाइजेशन अगेंस्ट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट शिपमेंट इसमें आ रहा है। कहाँ से लगेगा कान ऊपर से पकड़ा है बड़ा बड़ा सब प्लीज माइक ऑफ कर दें, आपकी आवाज आ रही है जिससे सब पार्टिसिपेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज माइक ऑफ कर दें। वेबसाइट पे रश हो गया बंदे आ गए यहाँ पे आके आपने जो ट्रेडर होगा जो जिसकी आपको रेमिटेंसेस की रियलाइजेशन करनी होगी उस ट्रेडर को लिस्ट से आपने सेलेक्ट करना है और उसकी सारी कंसाइनमेंट आपको शो हो रही होंगी कि आप उनकी रियलाइजेशन ट्रीट करना है। रियलाइजेशन ट्रीट करने के दो तरीके हैं, जिस तरह नॉर्मल आप बीसी रियलाइजेशन करते हैं एज अ बैंकर, आप बीसी रियलाइजेशन के मेन्यू में जाते हैं, फॉर्म में एटीपी नंबर से सर्च कराते हैं और हर जीडी इंडिविजुअल जीडी के अगेंस्ट में आप रियलाइजेशन ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन है आप लोग के लिए एज अ बैंकर कि मल्टीपल रियलाइजेशन। सपोज मेरे 2 या 3 मुख्तलिफ बिजनेस के आइटम हैं और उसके ऊपर मेरी कंसाइनमेंट बाकी दी है, तो आप उनको पिक करके जो कंसाइनमेंट से हो चुके होंगे सिस्टम आपको वो आइटम विजिबल करा रहा होगा, आप उनको सेलेक्ट करके एक लमसम एक ही रियलाइजेशन ट्रीट कर सकते हैं मुख्तलिफ हाउस फेवरेट डील नंबर से अगेंस्ट में जो कंसाइनमेंट हुई है यूजर की तरफ से। सॉरी स्क्रीन जरा सिस्टम हमारा स्लो है, स्क्रीन आती है मैं आपको आगे नीचे चलता हूँ। जब हम बात कर लेंगे ना तो आपके मैं अली ज़ेब साहब ने उनकी रिक्वेस्ट करता हूँ इसके ऊपर अपने कमेंट्स लें ताकि वो भी हमारे साथ हम बोल कल वो ना कस्टम से बहुत ज़्यादा इंसान हो जाएगी।
नेटवर्क सारे अच्छे ही है। ऐसी की तैसी आपको जिस बैंक का मसला है आइएगा, अभी मैंने सारे बंदे का कराया मसला। अब हम तो मैसेज कहते हैं कल भी कहीं पे था बैंक भी था गया, मैंने फोन किया उसको, मैं कहा नहीं पता इसका, बताएं इसका नहीं पता सर, मैं तो उसकी भी इशू था अभी सर, वो वहां से लगा लेकिन यहाँ से उसको करवा जो होता दूसरी बात है वहां से हो गया। तो मसला सर ये काम नहीं करना ना, ये मसला। मैं डील कर रहा हूँ स्टैंडर्ड के साथ, स्टैंडर्ड एरिया तो उन्होंने मुझे कहा हम लोगों को वैसे इन्फॉर्मेशन है लेकिन ये रिटर्न हमें कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं आया। कल बताइएगा, मैं बात करता हूँ उनको बोला गया कि इस तरह का सिस्टम है कोई, तो कहते हैं नहीं इस तरह ये ऑर्डर है सर, आपको कॉपी ये स्टेट बैंक से आया हुआ यार। ये एक्सपोर्टर को क्या है, इसको ये द प्रेसिडेंट सिग्नेचर ऑल अथॉरिटी ऑन बैंक है, ठीक है, ये ऑफिशियली बैंक कंस्ट्रक्शन में ही है। क्या ही सकते तो कहता बताओ तो हम खचाई करवा देंगे 2 दिसंबर आज तो चौथा माह जाने वाला है। फरवरी में ये अप्लाई किया उसने स्टार्ट कर दिया उनसे कहिए रिटर्न का लिख के दे देना, जो करेंगे ना हमें इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे को ये लिख दे हमें, बस हम आपके लिए इंस्ट्रक्शन का अरेंजमेंट करते हैं। लिख के कोई नहीं देगा, पता उनको भी मर गया ऐसी जो लिख के देगा ना वो है नहीं है सीट पसंद, क्योंकि हम मैंने तो सीधा गोलर को भेज नीचे नहीं खड़े होते हैं किसी से, हमें तो अभी किसी चीज में नहीं पागल असल में ये सिस्टम उन्होंने कराची से किया हुआ ना, इसको कनेक्ट करते एक सिस्टम चैम्बर में देते हैं, एक हब, एक स्टेट बैंक में, एक अपने पास रखते हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से हो जाती है, उसमें ज्यादा बंदे आ भी जाते हैं और प्रॉब्लम भी कम होती है, लोड नहीं पड़ता इतना। हाँ पोस्ट अपलोड तो काबू जाएगा, इसमें बंदे हैं। अब वीवा को पता नहीं क्या कमाई है, पहले ये यूजर फाइल करके उन्होंने दोबारा जाके इसको एक्टिवेट करवाया तो अब वो वन टाइम पासवर्ड भेज देता है जी मैं
स्कूल ओपन करना हो ना फिर वो पासवर्ड भेजता है करने जाता हेल्पलाइन में कॉल किया हमने वो ये और कहते कि ठीक है ऐसे ही चल रहा है ठीक और राशि साहब है चेक आवाज नहीं आ रही जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रॉब्लम मैंने तो ये तो बताओ कि कि हमारे जी हमारे सर हो रहा है उस सिलसिले में मैं आगे बात कर रहा था कि जो ईसी रियलाइजेशन इस चीज से रेडी कि हम चेक कर लें कि किस तरह हो रही है प्रोसेस अभी वो रिस्पांस नहीं आ रहा है सर से मैंने उम्मीद करा होता अपना आने में भी जो मैं इस डिपार्टमेंट है वही आखिर में भी बना है पहले हमको दूसरा बंदा बहुत ये कि ये चैम्बर में मेरे पास सबसे ज्यादा कंप्लेंट बंदा बन है बैंकिंग के मसले देखो महारत थोड़ा सा हो गया तो पता लग गई चीजों इसमें कोरियर अभी लोग करते हैं कि पहले तो भी उन्होंने शीशा लगाने के लाने पर बदल की उन्होंने को बदल लगा बदल की याद कर दिया कि छुट्टी की कभी मुझे पता है तो क्या था सर छोटा जितना मांगा है सारा वो जा रहा है छुट्टी की धीरे तो मैं कुछ प्रीमियम सर्टिफाइड के लिए वो मैं मेरे से तो बाकी जैसे 20-25 का डबल रेट लगा वो तो उस हिसाब से लगा मैं जो उसमें कोर्स लेकर तो चार दिन कब तक दूसरी 25 है उसको तो फाइनल जगह से मिल गया सॉरी ये वो अपनी मल्टीपल रियलाइजेशन में सिस्टम आपको क्या है ऑप्शन दे रहा होता है कि यहाँ पे उस एक अपने जो आपने ई कॉमर्स ट्रेडर ऐड करा है एक सिलेक्ट आइटम्स का बटन आ रहा है कि आप यहाँ से आइटम सिलेक्ट करें और फिर उन सबका कंबाइंड रियलाइजेशन सिस्टम में फीड कर दें सारे आइटम्स की टोटल काउंट का सपोज अगर ये अभी मेरे पास 2 आइटम ऐड हुए हैं एक इनकी जो वैल्यू है उसका टोटल कंबाइंड आ रहा है मैं मजीद आइटम ऐड करूंगा तो ये भी हो जाएगा ये बटन हमारे पास आ रहा है सिलेक्ट आइटम का मैं क्लिक करता हूँ पॉपअप विंडो ओपन होगी ये सारी इसमें जो ओनली कैश के आइटम है जिसके अंदर डिक्लेरेशन फाइल करते वक्त ये कंपनी ने रिजेक्टेड रिप्लेसमेंट विड्रॉल रिफंड ये सब नहीं सिलेक्ट करें तो उनको हटा के सारे वो आइटम्स आ रहे होंगे जिनको पर रेमिटेंसेस पाकिस्तानी होंगी क्या नहीं चाहिए ये यहाँ से आप आइटम पिक करें स्कैन करके अदर जीडी नंबर या आप किसी पर्टिकुलर आउटलेट के हेड सर्च करेंगे तो कितना सर्च करा लें हेलो और यहाँ पे ये सबमिट का बटन आ रहा है सबमिट पे क्लिक करें तो वो बाकी आइटम भी ऐड हो जाएंगे और इसी हिसाब से आपकी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। अच्छा जब ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी जिसमें अभी भी आप रियलाइजेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स आ रहे होते हैं तो इसमें भी रियलाइजेशन इसी रियलाइजेशन के नाम की जगह ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं जिस तरह शुरू में इंटरव्यू हमने चेक करा था सेटलमेंट अगेंस्ट 100% रियलाइजेशन है सेटलमेंट डिस्काउंट कमीशन अप टू 10% है सेटलमेंट विद फॉरेन करेंसी रिबेट रिटेंशन अमाउंट और सेटलमेंट अगेंस्ट एडवांस पेमेंट्स ये जिस तरह अभी भी हम नॉर्मल कमर्शियल कंसाइनमेंट्स की रियलाइजेशन कर रहे होते हैं जब वेंडर इसी रियलाइजेशन उसी तरह के सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे
सेटलमेंट डेट जो है आपकी वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो वो, फिर अगेन जितना बीसी रियलाइजेशन कमर्शियल कंसाइनमेंट के लिए होता है बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी वो सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। बिल नंबर वगैरह की डिटेल लेके जो करंट अभी जितना आप बीसी रियलाइज कर रहे होते हैं उसी तरह पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करके यहाँ पे ऐड का बटन आ रहा है, इसको ऐड करेंगे, ये इवेंट आईडी के नीचे आ जाएगा, रिमार्क्स लिख के आप सबमिट करते हैं। ऐसा कोई फॉर्म मैंने पहले से इशू नहीं करवाया होगा, सिस्टम चेक कर रहा हो कि इन 4 आइटम्स की वैल्यू उस फॉर्म की वैल्यू के बराबर है या उससे ज्यादा होगी क्या होगी, वो उस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि फॉर्म की वैल्यू जो मैंने सेटअप बनवाया उसके ऊपर कंसाइनमेंट हो गई है। तो ये हाउस रेलवे बिल्स को मैंने जाके सेलेक्ट आइटम से मल्टीपल इवेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया। इन हाउस रेलवे बिल्स के ऊपर ये जो डीसी सोची हुई है ये मुझे इनकी रियलाइजेशन हो जाएगी और इनका स्टेटस सेटल मेरे पास शो होने लगेगा। वो 5000 गया था कि उनकी टोटल वाली शेयर है होंगी। हाँ तो फाइनल का ये ऑप्शन वाला में चला मल्टीपल रियलाइजेशन वाला। उसके अलावा जो ऑप्शन है कि आप उस ट्रेडर को सिलेक्ट करते हैं जो आपने ई-कॉमर्स ट्रेडर ऐड करा है, उसके अलावा आप उनकी कंसाइनमेंट देखना चाहते हैं कौन कौन सी होती है उस एंटिटी जिसका मैंने सेटअप बनाया था। मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, अनसेटल, पार्शियली सेटल, डेट रेंज लगा के आपको डाटा फेच करना है। किसी पर्टिकुलर हाउस रेलवे बिल आईडी नंबर से सर्च कराना है वो आपके पास आता है कि इसकी रियलाइजेशन करना है तो आप उसमें सर्च करा सकते हैं। अब सपोज एक ही डीडी के अंदर अगर मेरे बहुत सारे हाउस रेलवे बिल्स होंगे क्योंकि कोरियर कंपनी वाला जब एक आइटम डिक्लेयर करता है एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट जिस तरह हमने चेक करा तो वो पार्सल डिटेल्स में हाउस रेलवे बिल दे रहा होता है कि इसका हाउस रेलवे बिल कौन सा जो उसके एयरलाइन से उसने इशू करवाया है। हो सकता है एक कंसाइनमेंट में मेरे अप टू 5,000 US डॉलर एक ईयर की वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक और ऑर्डर में मिल रहा है उसी स्लाइड से जा रहा है तो जो उसका हाउस रेलवे बिल सेपरेट होगा लेकिन जो रेलवे कंपनी वाला है वो उसको भी उसी गुड्स डिक्लेरेशन में ऐड कर रहा होगा। ये पॉसिबल है, हो सकता है ये, और इसमें जीडी नंबर आपके पास सेम होगा लेकिन जो हाउस रेलवे बिल वगैरह की डिटेल होगी वो फर्दर चेंज होगी। तो मल्टीपल की जगह अगर आपको किसी पर्टिकुलर डीडी के अगेंस्ट में इंडिविजुअल तो ये कंसाइनमेंट थी उसकी सिर्फ अमाउंट आई है उसको फिल करना है तो आप वो यहाँ पे उस ट्रेडर को सिलेक्ट करके जो उसकी डीडी की डिटेल्स आ रही है वन बाय वन आप वो उसके अगेंस्ट में भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं डीडी अगर हम पिक करें ये 203 डीडी आ रही है, ये दो दफा रिपीट हो रही है तो इसके लिए एक आइटम के हाउस रेलवे ये हाउस रेलवे कुछ फैसला था ठीक है सर ये वो बंदा है जिसने ना आपको बताया था इसकी पेमेंट आ गई थी जिन क्लाइंट ने शिपमेंट होल्ड कर दी कोविड में अब वो फॉर्म ये पेमेंट नहीं हाउस रेलवे में सेलेक्ट करना इसमें कमर्शियल बैंक का फॉर्म नहीं कर रहा आप का है वो एफएक्स पोर्टल से करा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं एक एक्स्ट्रा ये आना शुरू हुआ है जो जब तक कंबाइंड रियलाइजेशन डाल लेते हैं मर्ज भी तो उसमें हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहे रिपेयर रिप्लेसमेंट और सेटलमेंट अगेंस्ट क्वालिटी रिजेक्टेड कंसाइनमेंट सपोज मैंने ये एक आइटम क्रिएट करा हुआ था रिटर्न किया डिक्लेरेशन फाइलिंग के दौरान की जगह जो है कुरैशी करके नाम बता मैं इसके लिए रियलाइजेशन करने जा रहा होता हूँ तो इसके अगेंस्ट में मेरे पास पैसा है तो यहाँ पे सिस्टम ये कह रहा है कि रिपेयर रिप्लेसमेंट क्वालिटी रिजेक्टेड ऑफ इन सिलेक्टेड डीडी अटैच एक्सपोर्ट ऑफ कोरियर इंफॉर्मेशन साइट कि डीडी फाइल करते वक्त आप मैं रियलाइजेशन की करने जा रहा हूँ सेटलमेंट अगेंस्ट 100% रियलाइजेशन की,
लेकिन वजारत खुद ये जब डिक्लेरेशन फाइल हुआ था तो ये हमने एज अ कुरियर कंपनी ये मिस्टेक या जानबूझ के या वाकई रिजेक्टेड या फॉल्टी गुड्स का रिप्लेसमेंट था उसमें उसके अंदर में कंसाइनमेंट दी थी। तो इस वजह से हमने ये चेक करवाया आप उसकी सेटलमेंट अगेंस्ट 100% रियलाइजेशन मिल सकता है। तो ये जो ऑप्शन आ रहे हैं जो पॉलिसी है स्टेट बैंक वगैरह की तरफ से उसके तहत आप इसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे और यकीनन जब ये कंसाइनमेंट भी बंदा कह रहा होगा कि इसके लिए पैसे नहीं आएंगे और ये क्वालिटी है तो आप उससे वो डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकते हैं, उनको अपलोड कर दें कि जी लास्ट टाइम ये शिपमेंट गई थी मेरी तो उसके अगेंस्ट में ये रिटर्न ये मेरे पास इनपुट वापस आ गई है ये एविडेंस है उसको भी आप अगर अपलोड करना चाहें तो वो अपलोड कर दें और सेटलमेंट अगेंस्ट रिप्लेसमेंट इन सेटलमेंट टाइटल्स के तहत उसके ये वाला इवेंट या ये टीवी ये रियलाइजेशन आप सिस्टम में फीड कर सकते हैं। अब इन ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट करा है तो रियलाइजेशन वगैरह के सारे बॉक्सेस जो हैं वो ब्लैंक आ रहे हैं, डेड आ रहे हैं कि मैं टीवी में नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर रिमार्क्स लिखा है इसको मैं सबमिट कर दूँ तो ये वाली सेटलमेंट मेरी इस तरह होगी। और उससे पहले जो हमने देखा बीसीए रियलाइजेशन वो दूसरे में कि अगर आप कंबाइन करना चाहें जो कंसाइनमेंट नहीं है उसकी प्रॉपर गई है इनके अगेंस्ट में एविडेंसेस हैं तो वो यहाँ पे मल्टीपल रियलाइजेशन में आप क्लिक करके सारे एक साथ कर सकते हैं, चाहे तो जीडीसी सिलेक्ट करके इस ऑप्शन में आके इंडिविजुअल डीसी सिलेक्ट करके उसकी डीसी रियलाइजेशन कर दें। लेकिन जो डिक्लेरेशन के टाइम पे फॉल्टी या रिजेक्टेड रिप्लेसमेंट आइटम डिक्लेयर करा गया है कुरियर कंपनी की तरफ से उसकी फिर रेमिटेंसेस भी अपने सिस्टम में रिकॉर्ड हो सकती हैं। उसके अलावा एडवांस हो गई है 10% डिस्काउंट इन उसमें वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं रियलाइज कर सकते हैं। तो ये बेंचर साइड की और कुरियर कंपनी की डिक्लेरेशन फाइलिंग साइड की इस चीज में हमारा इनके ऊपर जो मैंने आपके साथ शेयर करी आगे लोग काफी होगा अगर कोई इशू है तो फिर वो डिस्कस कर लीजिएगा आप। जी सलीम सर, थैंक यू वेरी मच। नूरुल्लाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर आपका हमारा आज का जो ओवरव्यू है बीसी जो फ्रेमवर्क था और जो कस्टम साइड से डेवलपमेंट किया इसके ईबॉक किस तरह से होगा था वो सारा डिटेल में आपको बता दिया गया है। इसमें फर्दर अगर कोई आपका क्वेश्चन है स्पेसिफिक तो वो प्लीज आप बता सकते हैं। आप मजीद 10 से 15 मिनट जो है ना सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं फर्दर। जी अस्सलाम वालेकुम, शफीक बोल रहा हूँ सियालकोट चैम्बर से। जी शफीक साहब जी मेरी गुजारिश सर ये है कि क्या इसमें आपने जो कुरियर कंपनीज है वो नॉमिनेटेड है या कितनी कंपनीज जिनको आपने इसमें इंक्लूड किया, अगर कोई लिस्ट है तो वो हमारे साथ शेयर की जाए। नहीं सर इसमें कोई कुरियर कंपनी जो है ना फिक्स नहीं है। ये जो चॉइस होती है एक्सपोर्टर की वो कोई भी कुरियर कंपनी अपनी चॉइस से जो है ना वो सेलेक्ट कर सकता है। जी ठीक हो गया। दूसरा सवाल मेरा ये है जी कि डीएचएल कहता है कि हम तो इस सर्कुलर को नहीं मानते, ये सियालकोट में किसी के साथ हुआ है बंदे के साथ, अगर आप कहेंगे तो मैं स्पेसिफिक कंप्लेंट लेके आपको भेज दूंगा। जी सर बिल्कुल मैं नूरुल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस पे रिस्पॉन्ड करें कि डीएचएल वाले जो है ना इस फ्रेमवर्क को ऑन नहीं कर रहे। शायद स्पेसिफिक कंपनी होगी। ये नहीं आपसे चले रहता है ये क्या डीएचएल सियालकोट में किसी एक्सपोर्टर को एंटरटेन नहीं कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक एक्सपोर्टर है मे बी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हो जिसके लिए सुना कर रहा हूं। लेकिन अगर डीएचएल पूरे सियालकोट में किसी को सर्विस नहीं दे रहा तो वो फाइनली बता दें कि डीएचएल से सर इस पे मैं आपसे डिटेल एक शेयर करूंगा इंफॉर्मेशन, इसलिए कि ये नहीं कर रहे यहाँ पे, ये लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। 100/100 के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अलाइड बैंक वालों ने कहा है कि ये जो आपका 7 नंबर सर्कुलर है ये हमें तो इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। वेयर एज के आई नो कि ये सबकी सब दिसंबर में सब बैंक को मिल चुकी हैं, लोग काम नहीं करना चाहते और ये काम करते हैं, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। क्या हम हर आदमी की कंप्लेंट ही करेंगे? मतलब आप इनको एक अपने तरफ से एक चीज समझाएं कि जो काम उन्होंने करने हैं उन्होंने करने हैं और उन्हें करने पड़ेंगे। तो खुदारा हमें शिकायत का मम्बा ना बनाए सियालकोट चैम्बर को, हमारे लिए एक आसानी पैदा करें कि आप इनको समझा दें कि भाई ये काम आपने अब करने हैं, दुनिया बदल गई है तो बदली हुई दुनिया में बदली हुई दुनिया के तरीकों से काम करें। और मेरी आपसे गुजारिश ये भी है कि जो हमारे अली ज़ैद साहब हैं कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर कस्टम, उनसे भी रिमार्क जरूर दीजिएगा इस पे कि उनको ये सेशन कैसा लगा और ये इस सिस्टम में ड्राई पोर्ट में हमारे किसी बंदे को कोई परेशानी तो नहीं होगी। सर हमने देखिए कोशिश की है, आज हमने
एक्सपोर्टर्स को बुलाया, चैम्बर्स को बुलाया, हमने बैंकर्स को बुलाया, कोरियर कंपनी को बुलाया, पाकिस्तान कस्टम को बुलाया, ताकि तमाम स्टेक होल्डर एक ही जगह पर मौजूद हो, उनसे रेगुलेशन भी शेयर कर सकें, हम उनसे प्रोसेस भी शेयर करें। तो हमारी कसम इसका मकसद ये था कि बैंकर्स को भी बताया कि उन्होंने ट्रांजैक्शन करनी है, कस्टम को भी बताया, कोरियर वालों को पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया। जो कोरियर कंपनीज को ट्रेनिंग उसके बाद अगर स्टिल कोई शिकायत आ रही है तो फिर आप फाइनली में ईमेल पे जरूर बता दें कि हम तो इसी तरह कंट्रोल के पास जा सकते हैं, या अगर कोई आप कहेंगे अदरवाइज कि आपके कहे बगैर तो हमें पता नहीं चलेगा कि बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा मिसाल के। ये तो गुजारिश है इस तरह से आपसे कि कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हो तो हमें जरूर बताएं, या जनरली बैंक नहीं कर रहा तो वो भी हमसे प्लीज शेयर करें। जी जरूर सर, इसलिए कि हमने ये स्पेसिफिक जो सेमिनार आज हो रहा है इसके लिए हमने ही रिक्वेस्ट की थी गवर्नर साहब से, एमडी साहब से, और हमारी ही रिक्वेस्ट पे ये हो रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और हम ये चाहते हैं, देखें हम में से हर आदमी की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए जिंदगी आसान करें। अगर मैं हम दूसरों की जिंदगी आसान करूँगा, मेरी जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। लेकिन शायद हमें इस सोच की समझ अभी तक नहीं आ रही, पता नहीं हमें कोई प्रॉब्लम है हमारे अंदर तो किसी किस्म का, लेकिन ये चीजें हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जनाब अगर आपने इस सिस्टम में बैंक्स की या कोरियर कंपनी की ट्रेनिंग की करवाई है किसी भी लेवल पे, तो हमें वो भी शेयर कर दें। अगर सियालकोट से किसी की हुई है तो वो भी शेयर करें, ताकि हमें ये तो पता हो इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसी के साथ डिस्कस कर सकें सोल्यूशन ढूंढने के लिए। बैंकों से भी गुजारिश की है कि वो अपने जितने भी ब्रांचेज हैं, खासतौर पे जहाँ पे बिजनेस हब्स है हमारे, जी वहाँ पे जो उनको ट्रेनिंग करवाए और उनसे वो डाटा भी इकट्ठा करते हैं, तो इंशाल्लाह काम करें। लेकिन दिसंबर में ये हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया था ना, जस्ट 3 मंथ बैक, तो इंशाल्लाह जैसे ये अवेयरनेस सेशन आपके साथ करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ करें, टीडैक के साथ करें, डिफरेंट फोरम पे भी अवेयरनेस करें और बैंक्स को भी फोर्स करें कि ट्रेनिंग करवाए, तो इंशाल्लाह ये थोड़ा सा मैच्योर होगा, इससे चीजें और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। जिसको कंप्लेंट कोई क्वेश्चन है? जी सर, अली देर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि वो अपने जो है ना इसके फीडबैक दें जो आज का सेशन हुआ है, क्योंकि सियालकोट टीचिंग को वो देखते हैं। एडिशनल कलेक्टर अली देर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल पूछना है अगर आप थोड़ा टाइम देंगे। जी सर, अली देर साहब आपको आवाज आ रही है? सामने सर जी सर, प्लीज सर आप अपने अपना फीडबैक सर सेशन पे दीजिए। आपने भी स्पेशल रिक्वेस्ट किया। वालेकुम सलाम। जी सर। इससे करना चाह रहा था कि ये जो हमने सेशन किया ना सर, इसके लिए क्लैरिटी जरूरी है कि चूंकि बिजनेस टू कंज्यूमर B2C है, क्योंकि सियालकोट में ऐसा देखा गया है कि बाज़ लोगों ने ये जो 5000 का कैप था ना, $5000 का, उसको रूटीन की एक्सपोर्ट के साथ जो है मिक्स करने के लिए भी उसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया है। तो ये बड़ा जरूरी है कि क्लैरिटी देना है कि ये सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से 5000 का कैप है विदाउट एग्जेम्पशन, मतलब ये जो एग्जेम्पशन की फॉर्म दी गई है। जी सर, बिल्कुल ये क्लियर है। नूरुल्लाह साहब ने जो डिटेल प्रेजेंटेशन थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये B2C एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ फॉर्म की एग्जेम्पशन। नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि ये सब क्लैरिटी का कि हमारे पास तो ना प्रैक्टिकली लोग आते हैं, कलेक्ट्रेट में आना है, लोगों ने देखना है, एक्सपोर्टर में आना है, और बड़े एजेंट भी यहाँ पे आके वो उस 5000 के कैप को थोड़ा सा मिसरीड करते हैं कि वो शायद दैट इज एप्लीकेबल और अदर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स आल्सो। तो ये क्लैरिटी जो है ना वो सारे मौजूद बैठे हैं, सारे एक्सपोर्टर और हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह इसको बड़े अच्छे से समझ रही है। लेकिन जिन लोगों को जो सेशन नहीं अटेंड कर सके, तो ये हमारा फर्ज है कि हम उनको भी एक्सप्लेन करें कि ये बेसिकली किस बेसिस से ये सारा इस चीज को कवर करता है। बट दिस इज माय हम्बल सबमिशन और ओवरऑल फीडबैक इज गुड। मेरी बात हम मौजा को बुला लो।
अच्छा सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है, ये ये अगर आप आप कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि हमें दिस इज पूरी ई लिस्ट कॉमर्स बनाएंगे एंड चीजों दिस की, इज ये सब करने का अदरवाइज अदरवाइज कंसाइनमेंट? ट्रेन हो जाएगी। मैं इसमें श्योर सर कहा आपको कर सकता हूँ जो कि बात ट्रैक कर कर सकते रहे हैं हैं आप कि चीजों को, तीन लेकिन एट इम्प्रूवमेंट एन का लेवल लाइफ के ट्रैक डिफाइन कर करते हैं सकते हो अपनी आप किस एक्सपोर्ट करने आईडी आए से थे, ये किस पे रिबॉक में प्रोफेसर से जान छुड़ा ली आप और हमें उसको तो हम करते हैं ऐसा नहीं एग्जाम्पल करते देते जो हैं पार्ट जिसका है $25,000 साल का कैप है एक्सपोर्ट पॉलिसी में ना कि वो उससे ज्यादा का वो सैंपल वैल्यू से ज्यादा वो नहीं भिजवा सकते। और एनटीएन भी आपने देखा ही है कि उसकी बेसिस पे वो करते हैं। ये चूंकि वीबॉक में आपको एज ए यूनिक आईडी सेपरेटली एज ए कोरियर जो है वो रजिस्टर होगा जो ऑथराइज्ड डीलर है। तो ये जब इसमें आप रजिस्टर होंगे स्पेशल स्ट्रीम में आ जाएंगे इस वीबॉक में, तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये हम ई कॉमर्स की ही बात कर रहे हैं। क्यों सर? अपना यूनिवर्स साहब ऐसे ही सर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी, इसमें देखिए जैसे हमने कहा कि ये बेसिकली बिजनेस टू कंज्यूमर एक्सपोर्ट्स है। इसका मतलब इससे सेंडिंग बिजनेस है और जो बायर है इंपोर्टर है वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए, कंज्यूमर होना चाहिए। अगर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो फिर वो इसके अंदर कवर नहीं होंगे। तो ये इसका पैरामीटर है। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए जो बिजनेस से बिजनेस को किसी के नाम की कंज्यूमर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अक्सर छोटे कार ऐसे ही होते हैं। शबाब सर, हेलो थर्ड पार्टी टेबल हेलो होगा। शबाब, आपका क्वेश्चन ये था? पिछले दिन सर मेरा भी क्वेश्चन है आपको मैंने अपने अकाउंट से की थी वो पेमेंट उन्होंने मेरी प्रोसेस की बताई कौन जी शबाब, आपका जी सर शबाब पर ये है लिख के करेंगे, सबको लूप में जी रखेंगे। सर, एक क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी को किस तरह हम यानी कि जज कर सकते हैं कि आप बता रहे थे कि कस्टमर ने शीट दे दी है जिसपे वो डिटेल बता रहे थे कि भाई कस्टमर की ये मैंने शिपमेंट की थी और इसकी ये पेमेंट आई, तो वो थोड़ा क्लैरिफाई कर दें क्योंकि अभी ये इसमें देखिए चिकन के बारे में एक्सपोर्ट के लिए आप तो छोटी शिपमेंट जा रही होती है और आपको इंडिविजुअल लेवल पे एक ट्रांजैक्शन को जाके वेरीफाई करना वो पॉसिबल नहीं है। आपके पास इसमें $200 की ट्रांजैक्शन भी आएगी, आपके पास $100 भी आएगा, $50 भी आ सकता है। तो ये आपके पास नहीं, आपको एक्सपोर्टर ने ला के देनी वो भी पेमेंट आएगी। एक्सपोर्टर ने आपको बताना है कि ये पेमेंट शिपमेंट के अगेंस्ट है और आपने उसके अगेंस्ट सेटल करना है। तो उसमें आमतौर पर जब पेमेंट आती है बात और पेमेंट के साथ उसका रेफरेंस नंबर होता है कि ये पेमेंट जो है वो किस शिपमेंट के अगेंस्ट आ रही है। ये एक्सपोर्टर की बेसिकली रिस्पांसिबिलिटी है कि वो आपको बताएगा कि ये किस शिपमेंट के अगेंस्ट पेमेंट आई है। और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो शिपमेंट है उस चाहे वो इंडिया या पार्सल है तो उसका टोटल वेट जो है वो कितना जो है वो होना चाहिए इस B2C? देखिए वेट की हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन ये हमने तो जो आपका एक कंसाइनमेंट है, एक कंसाइनमेंट $5,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। वेट की अगर रिस्ट्रिक्शन कस्टम की है तो कस्टम एक्सप्लेन करते हैं। मेरा कहना पूरे फ्रेमवर्क में कोई ऐसी वेट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी ये कह रहा था कि अप टू 5 kg जो है ना वो भेज देते हैं विदाउट एनी ई-फॉर्म, लेकिन जब वो 50 kg से ऊपर जो है वो कोई शिपमेंट होती है तो फिर वो कहते हैं ई-फॉर्म लगेगा। नहीं, हमने जो अभी मैंने आपको जो फ्रेमवर्क की हमने रेगुलेशन शेयर की, कस्टम ने जो आपको पूरा प्रोसेस जो रन थ्रू करवाया उसमें कहीं भी ये केजी वाली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। $5,000 पर कंसाइनमेंट की रिस्ट्रिक्शन है जो आपने सप्लाई जी बिल्कुल, मेरी जो शिपमेंट है वो ये हो सकता है DHL का या कोरियर कंपनी है उसका अपना इंटरनल प्रोसेस ना हो कि हमने इतने रेट से ज्यादा हमने बॉक्स के जरिए नहीं देखी, वो अपना हो सकता है। फ्रॉम रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतने केजी की अपना सर होता भी है कि DHL के भी कोरियर सर्विसेज है ना, समटाइम्स कस्टम जो है वो वेट की बेसिस पे मतलब पब्लिक नोटिस इशू हुए हैं कि वेट को मद्देनजर रखते हुए वो डिटेन कर लेते हैं टू फिजिकली एग्जामिन द बिल्स। तो लेकिन इस सिनेरियो में क्योंकि कैप वैल्यू का वेट का नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि एनी प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी मुझे वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, मेरी शिपमेंट बैठी पड़ी है तो वो कह रहे हैं कि बार बार तुझे मेल करेगा ई-फॉर्म भी लगेगा, ई-फॉर्म लगेगा बार बार कह रहे हैं। हालांकि बैंक तो मान गया, बैंक तो वो आप रजिस्टर नहीं आपने इस सिनेरियो में रजिस्टर अपना क्या B2C वाले में रजिस्टर होके कर रहे हैं। जी B2C में आज मैंने
ये लिस्ट बनवाना ही है। लिस्ट बता देगा फिर उनको मेरे से दिया चल तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ये तो लेकिन याद रखना मैं सकता हूँ अच्छा सर मेरा तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अब बैंक टू बैंक जो हम कह रहे हैं कि उसमें पेमेंट आएगी, उसके लिए हम ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो अगर हम पेमेंट दूसरे सोर्स से आ रही है, कलेक्टिव पेमेंट्स आ रही है मल्टीपल पेमेंट्स से, तो क्या हम उसको एक ही पेमेंट के लिए स्लिप जगह से पेमेंट दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने इसके जैसे चैट बॉक्स में जवाब दिया था कि बात का एग्रीगेटर होते हैं जो आपके ब्याज पे पेमेंट एक ही जगह पे इकट्ठे करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे भेजते हैं तो प्लेटफॉर्म की एक सर्टेन डेज की एक वारंटी पीरियड होता है कि अगर कस्टमर क्लेम करना चाहे विदिन 7 डेज 10 डेज क्लेम कर सकते हैं, तो बाय दैट टाइम पेमेंट उसके पास जाती है तो वो बाद में एग्रीगेट करके पेमेंट भी मंगा सकते हैं। तो अगर आपको एक पेमेंट भी किसी एग्रीगेटर से आती है $10,000 की चीज अगर आपको 15 शिपमेंट है तो वो $10,000 आएगी तो बैंक के जब आपने एक्सपोर्टर ने बैंक को रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट देनी तो बताना जी कि $10,000 है, इसके पीछे मेरी 15 शिपमेंट में 20 शिपमेंट में उसकी डिटेल। ओके थैंक यू। मैंने क्वेश्चन है काइंडली ये बताएं कि क्या एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट कस्टमर ट्रांजेक्शन कर सकता है? ऐसा है कि किसी कस्टमर को पेमेंट एडवांस में रिसीव हो गई है तो उसके अगेंस्ट क्या वो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट कर सकता है? जी बिल्कुल वास्तव में इसके जो हमने बताया था उसके अंदर जो सेटलमेंट है जो सबसे पहला मोड एडवांस पेमेंट आ गया, आपके एडवांस पेमेंट आ जाए उसके बाद आप शिपमेंट कर देते तो फिर आप बैंक को बताना कि ये मेरी एडवांस पेमेंट आई थी, पहले से आई थी, इसके देर शिपमेंट नहीं गई है, बैंक उससे सेटल कर। जिशान ये इंटरनेशनल पूछने का बेटर क्वेश्चन कर लेता हूं। सर शफीक बोल रहा हूँ। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ दी केसेस ई कॉमर्स में जो B2C लोग काम कर रहे हैं उनकी पेमेंट एडवांस ही आती है, मोस्ट ऑफ दी केसेस मैं कह रहा हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं अब आनी चाहिए खासतौर पर बैंक की तरफ से। बाकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी बैंक ने प्रोसेसिंग करनी है और रिकंसिलिएशन तो एक्सपोर्टर ने करवानी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो हम यहाँ अपने दोस्तों को भी अवेयर कर दें इस चीज के ऊपर कि वो बैंक कोऑपरेट करें और जो उनके एडवांस पेमेंट हैं जिसपे उन्होंने शिपमेंट्स की वो प्रॉपर्ली टाइमली उन्हें बताएं ताकि उनको भी अपनी उसको भी रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। तो एक हमारे दोस्त है जिशान मीर साहब है या सियालकोट से, उनका एक प्रॉब्लम था, अगर वो ऑनलाइन है तो वो अपनी बात कर ले प्लीज। जिशान साहब आप बैठे हैं मीर इंटरनेशनल से। जिशान साहब जाहिर साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं जाहिर साहब आप। जी ठीक है आप करिए। हम सब जी अस्सलाम वालेकुम लौला साहब और आपकी सारी टीम और कलेक्टर साहब अजीब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें शेयर की है सेशन में और मजीद इसको उम्मीद है बेहतर करते जाएंगे। आप साथ साथ पहले ये आपको मुबारक हो बहुत अच्छा रहा और मैं टोटली डेट्स में मतलब जबरदस्त लगा रहा हूँ देखने में इसको सारा। ये एक अच्छी चीज है कि आपने जो जितने भी B2C वाले हैं पाकिस्तान में स्पेशली उनको आपने फैसिलिटेट की है इस पोर्टल के थ्रू, मगर इसमें एक थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट मैं ट्रेडर हूँ और मेरा क्लाइंट है वो 200 पीसेस मांग रहा है, उसकी वैल्यू $400-500 बनती है, मगर वो मुझे बैंक में लेकर आनी नहीं है। ठीक है, अभी उसके लिए मैं फिर एक अलग से अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाता हूँ और उसके ऊपर मैं पेमेंट मैकेनिज्म जो उसको एक्सेप्टेड है वो उससे इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, देन वो पे करता है कि ये इसमें 2-3 आ जाती है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे ये जो बिजनेस के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये ऐसा एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म क्यों बना देते जिसके ऊपर जो मर्जी इंटरनेशनल बायर आए और वो चीज खरीदे और ऑटोमेटिकली वो B2C में आ जाए और उसकी रियलाइजेशन हो। तो हम इस मैकेनिज्म को इतना मतलब लेंथी क्यों करते जा रहे हैं? हमने ट्रेड पोर्टल फैसिलिटेशन सिस्टम बनाया, बहुत अच्छी बात है, उससे सारे एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड हो रहे हैं और वो अपनी पेमेंट को खुद रियलाइज मतलब इसमें रिपोर्टिंग करेंगे स्टेट बैंक को और वेस्ट बैंक को। उसके बाद हमने फिर ये अब B2C का एक अलग से सेक्शन बना दिया कि इसमें ये रियलाइजेशन होगी। तो हमारा फोकस उससे हट गया है कि जो मेन चीज है कि बायर को फैसिलिटेट कर दें वो हमारे पाकिस्तान की प्रोडक्ट को इजीली
किसी भी ई कॉमर्स के पोर्टल पे वो ले जाएंगे। तो ये मेरी सजेशन है अगर इस पर वर्क हो सके इन फ्यूचर, साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, जैसे अली एक्सप्रेस है, उस पे पाकिस्तान क्या दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक एक अगर नॉट कोड खरीद ले तो वो उसको इजीली एनीवे के प्रोग्राम में काम चली जाती है और एक ई कॉमर्स की चीज को 30-25 दिन में बेचने के लिए मिल जाती है। हम अभी तक उसी तरह थर्ड पार्टी पेमेंट पे ही अड़े हुए हैं। हम वीजा कार्ड से पेमेंट ले लेंगे, चलने बड़ी मुश्किल से कुछ ई कॉमर्स वाले हैं जिनको बाकी उनका पता है, वो जो जोड़ करके पेमेंट ले लेते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर बैठ के एक कंसोर्शियम मतलब इकट्ठा करके ऐसा प्लेटफॉर्म बना रही जिसके ऊपर हर किस्म का पेमेंट मेथड अवेलेबल हो, जो पेमेंट पाकिस्तान में इजीली एक चीज खरीदने पे आ जाए और एक चीज ये मेरी सजेशन थी। बाकी ओवरऑल आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ये सिस्टम भी कामयाब है। थैंक यू सो मच। पेमेंट का नूरुल्लाह साहब सेल्फ पेमेंट का जो है ना, जिसमें एक यूजर आईडी क्रिएट होगी जिसमें इफ कंज्यूमर हैज टू मेक अ सेल्फ पेमेंट, वो एक आईडी क्रिएट होगी जिसके थ्रू पेमेंट कर सकता है। नहीं, मैं थोड़ी सी राय साहब से कहूँगा कि हमने तो देखा गया है कि अब बायर जो है कार्ड से पेमेंट से पे करते हैं, चाहे वो पेमेंट से पेमेंट करे, किसी भी सोर्स से पेमेंट कर सकता है। तो हमने भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं है। तो मैं थोड़ा समझ नहीं सकता कि जो बायर है उसको कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप कहते हैं कि पेमेंट करने में दुश्वारी आती है, उन्हें नहीं होता कि फिर उसको कंसीडर करें। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक चीज है मेरे पास, मैं इसको लेकर बैठा हूँ यहाँ, मैंने इसको सेव करना। आप उसको खरीदने में आती हैं, आपके ठीक है ये मैं 10,000 ले लेता हूँ, दे देता हूँ। मैं कह रहा हूँ ठीक है आप बैंक में पेमेंट दे, मैं आपको भेज देता हूँ। आप कहेंगे नहीं यार 10,000 की चीज है मैं बैंक में तो नहीं दे दूंगा। आप वो फिर कहेंगे कि कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप पोस्ट करो और मैं उधर खरीदूं और मैं इजीली अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड से पेमेंट मैं करूं। तो इसके लिए हमारे पास काफी सॉल्यूशन है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है। उसके लिए आप मैक्सिमम पेमेंट की आप अपनी वेबसाइट बनाने वाले को उसमें इंस्टॉल करवा लेते हैं, पेमेंट वहां से हो जाती है। मगर मैं चाह रहा हूँ हमारा एक ऐसा ई कॉमर्स का पोर्टल क्यों नहीं बन जाता जिसके ऊपर सारे सेलर लाइक AliExpress या दूसरी शॉपिफाई है या नेक्स्ट है, उस तरह हमारे ये सारे ई कॉमर्स उधर ही शुरू हो जाता है। उस तरह वो प्लेटफॉर्म बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। बजाय आप ठीक है वो लग रहा है बैठा काम कर रहा है, हम सब दुकानदार इकट्ठे होके प्लाजा बना लेते हैं, मार्केट बना लेते हैं कॉमर्स की, जिसमें हमारा बिजनेस ज्यादा ग्रो हो जाए। ये जो आपने बात कही, ये जो एग्जैक्टली जो आपने अपनी बात कही ना कि यही इसका करेक्ट आपने कहना कि सब दुकानदार मिलकर नहीं बना लेते, तो दुकानदार तो ना गवर्नमेंट तो नहीं हो, तो आप लोग है ना जैसे मिसाल दराज पे ये मिसाल जो आपको डोमेस्टिक दराज है, ई कॉमर्स है, दराज के ऊपर कितने बिजनेसमैन रजिस्टर्ड है, यही आप कह रहे हैं ना। तो इस तरह का काम बिजनेस कम्युनिटी करे, हमने इसको करें बिल्कुल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी। एक पार्ट उसका भी है, गवर्नमेंट का भी पार्ट है, उसमें पेमेंट के मेथड्स नए यूज करवाया, इसके अंदर चीजें नहीं ली है। देखिए बैंक को चलते रहेंगे, बैंक चलते रहेंगे, मगर कोई और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड जो इजीली पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट के साथ मैच हो जाए उसको आप चाहे वो कोई भी हो, मगर एक पेमेंट ऐसा लाना है जो सबके सामने हो जाए। नहीं ये मेथड्स अवेलेबल है। नूरुल्लाह साहब पेमेंट जो है वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी और के थ्रू आती है तो वो तो इसमें आएगी। देखिए आप वेस्टर्न यूनियन से ले लें, इवेंचुअली जहाँ पे आपका जो बैंक है जिसके साथ है वहाँ पे पेमेंट लैंड करनी चाहिए, वहाँ पे जब पेमेंट आ जाती है तो वहाँ पे आप उसके देना है, चाहे वेस्टर्न यूनियन से ले लें चाहे ended by host time हो गया within 1 week 2 week मैक्सिमम विदिन 1 मंथ आपने चीजें डिलीवर कर दी होती तो टाइम है। लेकिन अभी हम सिर्फ देखें इसको, हमने बहुत डिजिट किया नहीं अभी।
बस ठीक हो गया। ठीक है सर। सर शफीक साहब ने ज्वाइन कर लिया सियालकोट चैम्बर्स से। शफीक साहब सेशन को हम क्लोज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन थे पार्टिसिपेंट्स के उनको भी हमने एड्रेस कर दिया है। फर्दर अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई इशू है तो आपको पता है कमेटी बनी हुई है, चीफ मैनेजर साहब हमारे उस कमेटी में आते हैं, तो अगर फर्दर कोई इशू होता है तो उस कमेटी की मीटिंग में आप जो है ना बता सकते हैं, या वैसे भी आप हमें उसको ईमेल पे या हमारे ऑफिस के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। शफीक साहब आपकी तरफ से क्लोजिंग रिमार्क्स चाहिए होंगे आज की जो अवेयरनेस सेशन। जी माशाल्लाह नूरुल साहब, ये बहुत अच्छा सेशन हुआ है और चूंकि ये हमारी रिक्वेस्ट पे ही हुआ है तो हमें तो बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हमें ना सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि हमारी वजह से बहुत से लोगों को भी अवेयरनेस हो गई है और ये बहुत अच्छा रहा है। और इस किस्म के जो सेशन होते हैं उससे ना सिर्फ मेरे इल्म में इजाफा होता है बल्कि हम लोगों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है सर, इसमें एक मसला जो था ना वो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ उसकी, कि जो कोरियर कंपनी है ना वो 50 केजी से ज्यादा पता है क्यों नहीं ले रही। मैंने इसलिए बात पहले नहीं की, फिर डिबेट शुरू हो जाती है जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। वो 50,000 केजी तक तो एक स्पेसिफिक रेट दे देते हैं, लेकिन उससे ऊपर जब भी आप जाते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस मांगना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मसला होता है। इसको अब आप देख लीजिएगा कि अमाउंट स्पेसिफिक तो होगी $5,000 तक, लेकिन वेट स्पेसिफिकेशन में भी कुछ सिलसिला ऐसा करें कि ये चीज उसमें कंट्रोल की जा सके, क्योंकि अगर मुझे उस पे ये अपना कस्टमर को माल भेजते हुए किराया ज्यादा पड़ जाएगा तो उसको भी फर्क पड़ेगा, मेरा भी मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये देखने वाली चीजें हैं, लेकिन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस और स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है उसमें इट्स मैटर ऑफ टाइम जिसमें हम ये चीजें ठीक कर लेंगे। हम आपको वैसे स्पेसिफिक इस पे फीडबैक भी देंगे, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पे ना सिर्फ ये सेशन किया बल्कि इस सेशन को बहुत अच्छा हैंडल किया, कस्टमर वालों को इन्वॉल्व किया, और ये चीजें जो आज हमने डिस्कस की हैं इंशाल्लाह ये आगे बहुत दूर तक चली जाएंगी। और ये एक ऐसा एरिया है जिसमें एक अच्छी खासी हमारे पास कमांड है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो इंडिविजुअली लोगों के पास डायरेक्ट शिपमेंट आती है उसमें भी बैंक मसले करते हैं। जो भी मसले मसाइल है वो आपसे डिस्कस करेंगे, उसका सोल्यूशन भी ढूंढेंगे। लेकिन बात ये है कि ये $5,000 वाला जो काम किया ये बहुत बेनिफिशियल है B2C में, लेकिन यहाँ लोग B2B में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया है, क्योंकि हम चीजों को मिस यूज जल्दी करते हैं, उसको प्रॉपर डायरेक्शन में देके नहीं चलते। एक प्रॉब्लम है हमारे साथ, शायद हम हर काम में शॉर्टकट ढूंढते हैं, उसकी वजह से ये चीज ऐसे है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि ये आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ है, लोगों को एक अच्छी खासी अवेयरनेस मिली है, बैंक्स के स्टाफ को भी पता चला है कि स्टेट बैंक वो अलाइव है और वो उनको बड़ी करीब से देख रहे हैं उनकी चीजों को, जिस तरह का वो बिहेव कर रहे हैं। तो अगर हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी। ये चीजें जब जो चीजें बेहतर होगी तो मुल्क की इकॉनमी भी बेहतरी की तरफ जाएगी। तो हेड्स ऑफ टू स्टेट बैंक कि आप लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट को हमें कभी ये आपने उससे कहते हैं मायूस ही नहीं किया। हमने जब भी रिक्वेस्ट की, जिस वक्त भी रिक्वेस्ट की, स्टेट बैंक के किसी डिपार्टमेंट से भी हमारा आमना सामना होता है, हमें तो बहुत इज्जत भी मिलती है, हमें सोल्यूशन भी मिलती है, लोगों के मसाइल भी हल होते हैं। तो हेड्स ऑफ टू यू, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने बड़ी रिक्वेस्ट पे ये सेशन किया और लोकल स्टेट बैंक भी इसमें शामिल था। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि हम लोग एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें इस शहर में कि किसी बंदे का कोई काम किसी स्टेट में भी ना रुके, हम में से हर आदमी अपने हिस्से का काम करे और इसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते रहे और ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। और मैं वंस अगेन आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ नूरुल्लाह साहब और आपकी टीम का। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा भी दे और यू आर वेलकम। जब ये कोविड वगैरह खत्म होता है तो आप सियालकोट तशरीफ लाए, आप मेरे गेस्ट बने और आपका होस्ट बनने में मुझे खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू। जी नूरुल्लाह साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर उसको एंड करते हैं सेशन को। जी बहुत शुक्रिया शफीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, रियली अप्रिशिएट। और आपने जैसे खुद फरमाया कि स्टेट बैंक पिछले कुछ अरसे में हम बड़ा एक्सटेंसिवली तमाम बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंगेज हैं, और अगर हमारी पिछले कुछ अरसे की आप रेगुलेशन भी उठा के देखें तो आपको एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन नजर आती है कि स्टेट बैंक जो है जिस हद तक हो सकता है बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता करता चला जा रहा है।
और उसमें जाहिर है ये जो इम्प्रूवमेंट है ये आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। जैसे ये इस अवेयरनेस सेशन के दौरान जो चीज़ें आप लोगों की तरफ से आते हैं हम उसको कंसिडर करते हैं, तो ये इस तरह हमने मिल के आगे बढ़ना है। कुछ जगहों पे ज़रूर हमारी लिमिटेशन होती है, ऐसी कुछ इकोनॉमिक फंडामेंटल होते हैं, बाज़ का बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे हम फिर एक हद से बियॉन्ड जाके वो नहीं कर सकते। बट जो स्पिरिट है, जो फिलॉसफी है, वो यही है कि बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना, बट एट द सेम टाइम बाज़ का कुछ ऐसे फैक्टर आ जाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, जिसकी वजह से हमें कुछ करना पड़ता है। बट नेवरदलेस वी आर ऑलवेज हियर टू सपोर्ट द चैम्बर टू द बिजनेस कम्युनिटी एज वेल। और इंशाल्लाह ये जो कोऑर्डिनेशन है जो हमारा BSc सियालकोट है, इसके थ्रू हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे और इस तरह के सेशन करते रहेंगे ताकि जो भी नई चीज़ें आती हैं हम इंशाल्लाह फर्स्ट हैंड आपको आके चीज़ें ये एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, बिजनेस कम्युनिटी को भी, बैंकर्स को भी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड। थैंक यू सर अंसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ये अरेंज करने का, इस सारी कोऑर्डिनेशन का। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आपका भी, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह थैंक यू जी अंसर साहब। आप 29 या 30 में जब मीटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, हमने आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चैम्बर का पहले भी शुक्रिया अदा किया था कि आप बड़ा एक्टिवली जो है ना चीजों को परसू कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, तो अभी आपने मीटिंग के लिए कहा टाइम दें, वो बच्चा मुझे कह रहा था, मैंने कहा 29-30 में जब आप करना चाहें, योर कन्वीनियंस। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है सर, वो कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, जैसे आपकी कन्वीनियंस हुई वैसे मीटिंग कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।